नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आधुनिक भारत के इतिहास विषय से संबंधित प्रश्नों की एक विशेष श्रृंखला चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत आज जिस चैप्टर का चयन किया गया है वो है जनजातीय, कृषक एवं नागरिक विद्रोह। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का ये सेशन। आज का जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा जनजातीय विद्रोह। इससे संदर्भित प्रश्न सबसे पहले देखेंगे आप। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है ये स्टेटमेंट टाइप का प्रश्न पूछा गया है। इसकी सत्यता की जांच करनी है आपको। सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में 19वीं शताब्दी का जो जनजातीय आंदोलन था वो भूमि विस्थापन की प्रक्रिया और वन विधियों की पुनर्स्थापना का परिणाम था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो आपका जवाब होगा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर आप भारत में 19वीं शताब्दी में हो रहे जनजातीय आंदोलन की पृष्ठभूमि को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि मुख्य रूप से जो भूमि विस्थापन की प्रक्रिया थी और जो वन विधियों की पुनर्स्थापना थी, इसकी प्रतिक्रिया के रूप में जनजातीय आंदोलन हो रहे थे। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल सही है। आगे इसको डिटेल में भी कवर करेंगे। अगले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि भारत की स्वतंत्रता आंदोलन ने जनजातियों द्वारा झेली गई समस्याओं का समाधान किया। तो ये बात यहां पर सही नहीं है। देखिए, जो जनजातियां समस्या झेल रही थी, याद रखिएगा, आंदोलन के माध्यम से उसका विरोध तो हो रहा था लेकिन प्रॉपर उसका समाधान नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर पहला कथन सही है और दूसरा गलत है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आइए जरा इसको डिटेल में कवर करते हैं। इसमें सबसे पहला जो स्टेटमेंट था कि भारत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो जनजातीय आंदोलन हुए उनके प्रमुख कारण क्या थे। तो देखिए, इसमें सबसे प्रमुख कारण जो था वो जनजातीय समुदाय की भूमि संबंधित व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। यहां पर निवारण नहीं होगा, विदारण होगा। क्लियर? यानी विघटन। देखिए, जो जनजातीय समुदाय थे उसकी प्राचीन भूमि संबंधित व्यवस्था का संपूर्ण विदारण हो रहा था। क्लियर? साथ ही साथ भूमि विस्थापन की प्रक्रिया, वन विधियों की पुनर्स्थापना और औपनिवेशिक प्रशासन के द्वारा जनजातियों की पृथकता को समाप्त करना और उनको उपनिवेश की परिधि में लाना, ये सभी प्रमुख कारण थे जनजातीय आंदोलन के होने के। याद रखिएगा, अगर हम आदिवासी समाज की बात करें तो आमतौर पर आदिवासी समाज शेष समाज से अपने आप को अलग रखते हैं, लेकिन जो औपनिवेशिक ब्रिटिश राज था उसने पूरी तरह से उन्हें अपने घेरे में ले लिया और यहां पर नई लगान व्यवस्था लागू की। ये सभी प्रमुख कारण थे 19वीं शताब्दी के जनजातीय आंदोलन के होने के। अब आदिवासियों के ऊपर जो उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं थी उस पर भी नए कर लगाए गए। साथ ही साथ ईसाई मिशनरियों की घुसपैठ हुई, महाजनों, व्यापारियों और लगान वसूलने वालों का अत्याचार बढ़ा, जमीन से बेदखल किया गया। ये सभी प्रमुख कारण थे आदिवासियों में असंतोष पैदा होने के और उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह ने जन्म लिया। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है जनजातीय आंदोलन होने के प्रमुख कारणों के रूप में। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सभी जनजातीय विद्रोह का सामान्य कारक था। यानी जो भी जनजातीय विद्रोह हो रहे थे उसका एक कॉमन रीजन क्या था। इसमें सबसे पहला लिख रहा है कि जनजातीय क्षेत्रों में ईसाई धर्म प्रचारकों का आगमन। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें यह हो सकता है कि कई कारण आपको सही लगेंगे, लेकिन इन सभी कारणों में से आपको सबसे मेन कारण बताना है जो सभी जनजातीय आंदोलन के पीछे कॉमन ये फैक्टर था। क्लियर? अगला स्टेटमेंट देखिए, लिख रहा है कि औपनिवेशिक प्रशासन के द्वारा जनजातियों की पृथकता को समाप्त करना और उन्हें उपनिवेश की परिधि में लाना, ये कॉमन फैक्टर था जो सभी जनजातीय विद्रोह में शामिल था। इसलिए यहां पर दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रश्न का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया कराया। जो प्रश्न अभी आपने देखा है ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है, बस पूछने का थोड़ा सा तरीका चेंज हुआ है। इसमें पहला करा है कि भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर लगाया जाना। क्लियर? तो ये भी बात सही है। अब आपको देखना है कि 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व साझा कारण मुहैया करा रहे हैं। अगला करा है कि जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव। अगला स्टेटमेंट है कि जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजन, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना। और अगला स्टेटमेंट है कि जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधित व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। अब देखिए, यहां पर आपने जो कारण देखे ये कारण लगभग सही हैं, लेकिन इसमें जो सबसे प्रमुख कारण था, जो कॉमन फैक्टर था सभी जनजातीय विद्रोह के लिए, वो क्या था? डी विकल्प में दिया गया है कि जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कथनों की सत्यता की जांच के लिए
किसके संदर्भ में है? तो ये 1855 से 56 के बीच में जो संथाल हुल विद्रोह हुआ उसके संदर्भ में ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, संथाल विद्रोह के संदर्भ में। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि संथाल लोग निराशाजनक स्थिति में रहते थे क्योंकि जनजाति भूमि पट्टे पर दे दी गई थी। क्लियर है? तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है आपका, ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। यानी जो संथाल लोग थे वो क्यों निराशाजनक स्थिति में थे? क्योंकि जनजाति भूमि को पट्टे पर दे दी गई थी। क्लियर? तो यहां पर ये आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि संथाल विद्रोह के साथ अंग्रेज अधिकारियों ने बहुत नरमी के साथ व्यवहार किया, ये बिल्कुल गलत है। क्लियर? क्योंकि आप जब देखेंगे संथाल विद्रोह को, तो संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 56 में आप ये देखेंगे कि 1856 के अंत में भागलपुर का एक कमिश्नर था जिसका नाम था ब्राउन, और मेजर जनरल लॉयड, इसने बहुत क्रूरतापूर्वक विद्रोह का दमन किया था। तो ये कह देना कि संथाल विद्रोहियों के साथ अंग्रेज अधिकारियों ने बहुत नरमी बरती, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप कोट करेंगे भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड के क्रूरतापूर्वक विद्रोह के दमन को। क्लियर? तो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट देखिए, अगले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि संथालों के आवासित क्षेत्रों को अंततः संथाल परगना के नाम से जानी जाने वाली अलग प्रशासनिक इकाइयों में संगठित कर दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि संथाल विद्रोह 19वीं सदी के मध्य के भारत का एकमात्र प्रमुख विद्रोह था। एकमात्र प्रमुख विद्रोह कहना, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। प्रमुख विद्रोह में शामिल था, लेकिन ये कहना कि एकमात्र प्रमुख विद्रोह था, ये गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहां पर सही होगा। ठीक है? तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा। पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहां पर सही है संथाल विद्रोह के संदर्भ में। देखिए जो संथाल विद्रोह था ये 1855 से 56 के समय का है संथाल विद्रोह। क्लियर है? अगर हम इसके प्रभावित क्षेत्र की बात कर लें तो देखिए इसका प्रभावित क्षेत्र बिहार था, और अगर हम वर्तमान समय के आधार पर बात करें तो बिहार और झारखंड इसका प्रभावित क्षेत्र था। याद रखिएगा भागलपुर से लेकर राजमहल के बीच का क्षेत्र, जिसको आप क्या कहते हैं? दामन ए कोह। ठीक है? भागलपुर से जो राजमहल के बीच का क्षेत्र है इसको दामन ए कोह कहा जाता है। ठीक है? इसमें ये फैला हुआ था। याद रखिएगा इसका सीमांकन 1832 में किया गया, जिससे संथालों में निराशा का भाव उत्पन्न हुआ, क्योंकि जनजाति भूमि क्या थी? पट्टे पर दे दी गई थी। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई कि इसके पीछे का प्रमुख कारण क्या था कि जो जनजाति भूमि थी वो पट्टे पर दे दी गई थी। और राजमहल जिले के संथाल लोगों ने भूमि कर अधिकारियों के दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन और जमींदारों और साहूकारों की वसूली के विरोध में अपना रोष प्रकट किया। संथालों के इस विद्रोह के अगर नेतृत्व की बात करें तो संथालों ने सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में कंपनी के शासन का अंत करने की घोषणा कर दी, और 30 जून 1855 को, ध्यान रखिएगा 30 जून 1855 को भगनीडीह में 400 आदिवासी गांवों से करीब 6000 आदिवासियों ने एकत्र होने का निर्णय किया और विदेशी शासन के अंत करने के सतयुग का राज स्थापित करने का निर्णय लिया। सतयुग का राज स्थापित करने का मतलब न्याय और धर्म पर आधारित राज स्थापित करने का निर्णय लिया। क्लियर? किसके नेतृत्व में? सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में। याद रखिएगा सिद्धू और कान्हू ने यह घोषणा की कि ठाकुर जी ने मुझे निर्देश दिया है कि यह देश साहबों का नहीं है, ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे। यह स्टेटमेंट किसका था? सिद्धू और कान्हू का। और संथालों ने सशस्त्र विद्रोह कर दिया। ध्यान रखिएगा अभी हमने आपसे यह जिक्र किया था कि सरकार ने क्रूरतापूर्वक दमन किया इस विद्रोह का, और इसका मुख्य केंद्र कहां था? बिहार में था। मैंने अभी आपसे कहा कि 1856 के अंत में भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक विद्रोह का दमन कर दिया था। यहां पर याद रखिएगा विद्रोहियों ने मेजर बारू को पराजित भी किया। महाजन दीनदयाल को उनके नौकरों ने संथालों को सौंप दिया। गोंडा अंचल में संथालों का नेतृत्व गोको ने किया था, और संथाल विद्रोह की समाप्ति पर संथाल परगना का सृजन करके उनकी भूमि किसी गैर संथाल को हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी गई, जो स्टेटमेंट में दिया भी था। संथाल परगना को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित करके शांति स्थापित की गई। क्लियर? तो ये सारी बातें आप संथाल विद्रोह के संदर्भ में ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संथाल विद्रोह को शांत होने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किया गया? तो देखिए यहां पर सबसे पहला लिख रहा है कि संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी आपने इसको देखा है कि संथाल परगना का स्थापना किया गया था। अगला कह रहा है कि किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण किया जाना गैर कानूनी हो गया। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इन दोनों स्टेटमेंट की व्याख्या पूर्व के प्रश्न में दी गई थी। तो यहां पर आपका पहला और दूसरा ये दोनों स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी विकल्प।
क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट लिख रहा है कि भागलपुर के पास मेजर बारो संथालों से लड़ाई में हार गए थे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भागलपुर के पास ये जो मेजर बारो थे वो संथालों से लड़ाई में हार गए थे। ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि गोको गोंडा का एक महत्वपूर्ण नेता था। तो देखिए अभी आपने गोको के संदर्भ में देखा था कि ये जो गोको था इसने गोंडा अंचल में संथालों का नेतृत्व किया था। क्लियर? तो ये कहना कि गोको गोंडा का एक महत्वपूर्ण नेता था, ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय का एक महत्वपूर्ण नाम है। तो ये भी बात सही है। अभी आपने देखा था कि महाजन दीनदयाल को उनके नौकरों ने संथालों को सौंप दिया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पहला, दूसरा और तीसरा ये स्टेटमेंट सही है। तो यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा दामिन एक कोह का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था? क्लियर? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? संथाल को। क्लियर? आपने ये देखा था कि जो भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र था इसी को कहा गया दामन एक कोह। क्लियर? और ये किसका बाहुल्य क्षेत्र था? संथाल बाहुल्य क्षेत्र था। क्लियर? तो यहां पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? याद रखेंगे इस बात को, ए विकल्प आंसर होगा। अगला कह रहा है कि राजमहल क्षेत्र में दामिन एक कोह क्या था? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? वो क्षेत्र क्या था? भूमि का एक विशाल क्षेत्र था जिसका सीमांकन किया गया था और जिसे संथाल का भावी यानी भविष्य का भूमि घोषित किया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिन एक कोह का क्या अर्थ है? तो देखिए एक ही प्रश्न कितने बार घुमा के पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा? अभी आपने पढ़ा था कि भागलपुर से लेकर और राजमहल की पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र था इसको दामन एक कोह कहा गया था। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन क्या थी? संथाल विद्रोह के संदर्भ में इसको दामिन एक कोह कहा गया था। क्लियर? तो यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में ब्रिटिश शासन ने संथालों को बसाने के लिए एक बड़े भूभाग का दामिन एक कोह के रूप में नामांकन किया था? अब आपसे वो ईयर पूछ रहा है कि कब किया था। तो आपने अभी पढ़ा 1793 में। कब किया था? 1793 में। तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखनी है। बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो देखिए जो आदिवासियों का अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था ये अभी आपने देखा कि बिहार में हुआ। ठीक है? तो यहां पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सिद्धू और कान्हू निम्नलिखित में से किसके स्थान से जुड़े हुए थे या किस विद्रोह से जुड़े हुए थे सिद्धू और कान्हू? तो ये आपके लिए बहुत आसान है। आपका जवाब होगा संथाल विद्रोह। ठीक है? तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। सिद्धू कान्हू का संबंध संथाल विद्रोह से था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 के बीच में। 1855 से 56 के बीच में। और प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो आप कहेंगे बिहार और वर्तमान का झारखंड। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और इस संथाल आंदोलन को हूल आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है? इतनी बात आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखनी है। कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आपका जवाब होगा डी विकल्प, सिद्धू और कान्हू ने। डी विकल्प आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो आपका जवाब होगा 1855 से 56 के बीच में संथाल विद्रोह अर्थात हूल आंदोलन हुआ था। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। 1855 से 56 के बीच में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो इसके बारे में भी चर्चा हो चुकी है। किसको हराया था? मेजर बारो को हराया था। ठीक है? तो यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि ब्रिटिश के खिलाफ कंध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अगर हम बात करें कंध विद्रोह की तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है चक्र विशोई का नाम। ठीक है? किसका? चक्र विशोई। ठीक है? तो यहां पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो कंध विद्रोह था इसका नेतृत्व चक्र विशोई ने किया था। ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब यह प्रश्न उठता है कि जो कंध का इलाका है ये कहां से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, ये उड़ीसा के निवास स्थान है। ठीक है? यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो कंध या खोण आदिवासी थे इनका निवास स्थान कहां था? उड़ीसा में। क्लियर? और यहां पर कंध और खोड़ आदिवासियों में प्रचलित जो मानव बलि प्रथा थी
उसको रोकने के लिए अंग्रेजों ने जो प्रयास किए, इसके खिलाफ विद्रोह हुआ। और खोड़ों के इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? चक्र विसोई ने। ये बात स्पष्ट हो गई। दो तीन बातें यहां पर आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो कंध या खोड़ आदिवासियों का जो स्थान था, निवास स्थान, ये कहां था? उड़ीसा के पास। दूसरी बात, ये जो खोड़ों का या कंध का जो विद्रोह था, ये इसका मूल कारण क्या था? तो अंग्रेजों के द्वारा जो इन जनजातियों के बीच में मानव बलि प्रथा थी, उसको जो रोकने का प्रयास किया गया, उसी के खिलाफ ये विद्रोह जन्म लेता है। क्लियर है? और याद रखिएगा 1855 तक इस विद्रोह को दबा दिया गया था। ठीक है, यहां पर अभी आपने पढ़ा था संथाल विद्रोह 1855। इसके पश्चात 1870 के दशक का खेरवाड़ या सफाहार आंदोलन प्रारंभ होता है। ये एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधारों की शिक्षा देता था। क्लियर? ये दूसरा आंदोलन है। ठीक है, किंतु इसके दमन के ठीक पूर्व ये राजस्व बंदोबस्ती की गतिविधियों के विरोध में ये स्वरूप ले लेता है। क्लियर? कहने का तात्पर्य है कि जो खेरवाड़ या सफाहार आंदोलन था, ये प्रारंभ में एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधारों की शिक्षा के लिए था, लेकिन इसने बाद में राजस्व बंदोबस्ती की गतिविधियों के खिलाफ अपना कार्य करना प्रारंभ किया। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो अभी आपने देखा कंध या खोड़। ठीक है, और ये कहाँ की आदिवासी थे? ये कहाँ की जनजाति थे? उड़ीसा के निकट के। क्लियर? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 1870 के दशक का खेरवाड़ या सफाहार आंदोलन निम्नलिखित में से किस विचारधारा का प्रचार करता था? अब देखिए, इसी प्रश्न का एक्सप्लेनेशन वहां पर ऐड किया गया था, तो ध्यान रखेंगे 1870 के दशक का जो खेरवाड़ या सफाहार आंदोलन था, ये एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधारों की शिक्षा पर बल देता था, लेकिन दमन के पहले ये राजस्व बंदोबस्ती की गतिविधियों के खिलाफ ये अपना रुख मोड़ लेता है। क्लियर? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, एकेश्वरवाद और आंतरिक सामाजिक सुधार से संबंधित। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला पहला जनजातीय समूह कौन था? अंग्रेजों के खिलाफ जिसने विद्रोह किया, तो वो कौन सा था? तो यहाँ पर आप कहेंगे खासी जनजाति। ठीक है, कौन सी? खासी जनजाति। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला पहला जनजातीय समूह खासी था। अब जरा इसके बैकग्राउंड को देखिए, बात हो रही है 1829 की। 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति के द्वारा प्रारंभ विद्रोह का नेतृत्व तीरोथ सिंह, या कहीं कहीं आप देखेंगे तीरथ सिंह लिखा होगा। ठीक है, तो दोनों नाम एक ही है। ठीक है, बस उसका लिखने में अलग अलग रूप से वर्णन किया गया है, लेकिन तीरथ सिंह और तीरोथ सिंह दोनों एक ही है। ठीक है, याद रखिएगा मेघालय की जनजातियां और गारो पहाड़ियों के बीच में ये खासी लोग रहते थे। ठीक है, और 1824 में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और इस क्षेत्र को सिलहट से जोड़ने के लिए एक सड़क बनाने की योजना बनाई गई। इस सड़क के विरोध में ननकलों के राजा तीरथ सिंह, इन्होंने 1829 में अपने 10,000 साथियों के साथ विद्रोह कर दिया। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई कि ये किसके खिलाफ ये विद्रोह उत्पन्न हुआ। याद रखिएगा, इस विद्रोह में गारो, खामटी और सिंहपो लोगों ने सहायता की और विदेशी लोगों को निकालने का प्रयास किया। याद रखेंगे 1833 में सैन्य बलों का प्रयोग करके इन्हें दबा दिया गया। यह अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली पहली जनजाति थी। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रहनी चाहिए। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्ष 1765 में दीवानी प्राप्त होने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। क्लियर? तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। तो ये बात स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, अभी आपसे चर्चा हुई थी कि जो खासी जनजाति विद्रोह था ये 1829 से 33 तक था, और इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि जो तीरथ सिंह या तीरोथ सिंह थे, इन्होंने गारो, खामटी और सिंहपों की सहायता से अंग्रेजों पर आक्रमण किया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 1831 का जो कोल विद्रोह था, इसका क्षेत्र क्या था? तो देखिए, 1831 के कोल विद्रोह का क्षेत्र छोटा नागपुर का क्षेत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में आप रखेंगे। कोल विद्रोह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है,
देखिए, अगर हम सबसे पहले बात कर लें कोल विद्रोह के समय की, तो ये 1831 से 1848 तक चलता है। याद रखिएगा, कोल विद्रोह जो है ये छोटा नागपुर के सिंहभूमि, रांची, पलामू, हजारीबाग और मानभूमि के क्षेत्रों से संबंधित है। ये विद्रोह कोलों ने उस समय किया जब उनकी भूमि उनके मुखिया द्वारा छीनकर मुस्लिम और सिख कृषकों को दिया जा रहा था। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखेंगे। और कोल विद्रोह का जो नेतृत्व है ये जोया भगत और बुद्धू भगत के द्वारा किया गया था। क्लियर? और विस्तृत सैन्य अभियान के पश्चात ही यहां शांति स्थापित हो पाई थी। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो कोल विद्रोह है इसको लड़का विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है? कौन सा विद्रोह कहते हैं? लड़का विद्रोह भी कहते हैं। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस विद्रोह को लड़का विद्रोह कहते हैं, तो कोल विद्रोह को जो 1831 से 48 तक संबंधित है इसको कहा जाता है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो कोल विद्रोह था इसको दबाने के लिए बैरकपुर और दानापुर छावनी से विल्किंस और डेंट के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी। क्लियर? ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि 1832 में बुद्धू भगत मारे गए और उसके बाद 1832 में गंगा नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। क्लियर? तो ये बात भी आप इस कोल आंदोलन के संदर्भ में ध्यान में रखिएगा। और छिटपुट तरीके से ये आंदोलन 1848 तक चलता रहा। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको कोल विद्रोह के संदर्भ में ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। क्लियर? तो अब तो ये बात स्पष्ट हो गई, कोल विद्रोह कहां हुआ था? छोटा नागपुर पठार यानी झारखंड के इलाके में, यहां पर सिंह भूमि में। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई। तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखेंगे। अगला कह रहा है कि कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी आपने देखा कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत के द्वारा। ठीक है? तो ए विकल्प सही हो जाएगा, बुद्धू भगत के द्वारा। ठीक है? तो कोल विद्रोह में आप बुद्धू भगत का नाम याद रखेंगे, जोवा भगत का नाम याद रखेंगे और गंगा नारायण का नाम याद रखेंगे। तीन नाम आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना है। किसका किसका? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बुद्धू भगत, जोवा भगत और गंगा नारायण। क्लियर? तो यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो यहां पर महाराष्ट्र में कौन सी घटना हुई थी? तो याद रखेंगे भील विद्रोह जो था ये महाराष्ट्र में घटित हुई थी। क्लियर? तो यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, भील विद्रोह की जो घटना है ये महाराष्ट्र में हुई थी। क्लियर? देखिए, एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो भील विद्रोह है ये खानदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ राजस्थान में भी ये विद्रोह हुआ था। क्लियर? याद रखिएगा, आदिवासियों ने कृषि संबंधित कष्टों और नई सरकार के भय के कारण इस विद्रोह को किया था। याद रखिएगा, 1825 में सेवरम के नेतृत्व में इन्होंने पुनः विद्रोह किया और 1846 में यह विद्रोह दबा दिया गया। अब जरा भील विद्रोह के बैकग्राउंड को समझिए। देखिए, ये जो भील थे ये जो आदिम जाति थी ये पश्चिमी तट के खानदेश में रहती थी और अंग्रेजों ने इस खानदेश पर अपना अधिकार कर लिया। इसी के परिणाम स्वरूप 1820 में भीलों ने दशरथ के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया, जिसे अंग्रेजों ने क्या किया? दबा दिया। अब 1820 में जो भीलों ने दशरथ के नेतृत्व में विद्रोह किया और वो दब गया, उसके बाद नेतृत्व संभाला हिरिया ने 1822 में। उसके बाद 1825 में सेवरम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह हुआ, इसको भी अंग्रेजों ने दबा दिया। इसके बाद 1831 में पुनः विद्रोह हुआ, ठीक है, इसका भी दमन हुआ और अंत में 1857 में भगोजी और काजल सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया और संघर्ष किया। क्लियर है? तो ये भील विद्रोह में जो अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया, इनके नाम को आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अंग्रेजों के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय और उनके प्रतिनिधि के द्वारा भील विद्रोह को प्रोत्साहित किया गया था। क्लियर? तो ये भी बात आपको ध्यान में याद रखना है। और ये जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, इनके प्रतिनिधि कौन थे? तो इनके प्रतिनिधि का नाम था त्रियंबक जी ढाकलिया। क्या नाम था? त्रियंबक जी ढाकलिया। क्लियर? तो ये बातें ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें हो और मुंडा लोगों की, तो ध्यान रखिएगा, अकाल भूमि कर में वृद्धि और अन्य आर्थिक कारणों से छोटा नागपुर और सिंह भूमि के क्षेत्र में हो और मुंडा लोगों ने कंपनी के विरुद्ध 1820-21 के दौरान विद्रोह किया। पुनः इन्होंने 1831 में कंपनी की सेना से टक्कर ली। इस प्रकार यह प्रदेश 1837 तक उपद्रव से ग्रस्त रहा। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी किस क्षेत्र में? तो देखिए, अभी इस बात की चर्चा हुई थी कि जो भीलों का विद्रोह है ये आप देखेंगे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी हुआ था। ठीक है? तो यहां पर विकल्प के आधार पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। क्लियर? तो यहां पर ए विकल्प आपका आंसर होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हो विद्रोह कब हुआ था?
तो देखिए अभी पिछले ही प्रश्न में इसको ऐड किया गया था उसके एक्सप्लेनेशन में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, हो विद्रोह कब हुआ था, 1820 से 21 के दौरान। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प सी सही हो जाएगा, हो विद्रोह 1820 से 21 के दौरान हुआ था। क्लियर। यहाँ पर हो विद्रोह के अगर हम क्षेत्र की बात कर लें कि जो हो विद्रोह हुआ था इसका क्षेत्र क्या था, तो आपने अभी क्या देखा था, छोटा नागपुर और सिंह भूमि का इलाका हो विद्रोह का क्षेत्र था। और हो विद्रोह होने का कारण आपने क्या देखा था, बढ़ा हुआ राजस्व कर। क्लियर। इसी के खिलाफ जो जनजातियों का विद्रोह था, किसके खिलाफ हुआ था, जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ। क्लियर। तो इतनी बातें आपको हो विद्रोह के संदर्भ में ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। तो देखिए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, बिरसा मुंडा। ठीक है, ए विकल्प सही हो जाएगा, मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा थे। क्लियर। अब जरा इस बात को समझिए कि जो मुंडा विद्रोह है, सबसे पहली बात ये कब से कब तक, तो याद रखेंगे मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 तक ये माना जाता है। कई जगह आपको 1901 भी लिखा दिखेगा। क्लियर। तो ये 1895 से 1900 तक ये मुंडा विद्रोह हुआ। याद रखिएगा इस मुंडा विद्रोह को उल गुलान या महाविद्रोह भी कहा जाता है। क्लियर। उल गुलान या महाविद्रोह भी कहते हैं। उल गुलान का मतलब होता है महान हलचल। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। और मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, बिरसा मुंडा थे। ठीक है। और ये जो मुंडा विद्रोह था ये छोटा नागपुर क्षेत्र यानी झारखंड में 1895 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ था। याद रखिएगा इन जनजातियों ने सामूहिक खेती करने की प्रणाली को डेवलप किया था। क्लियर। यानी इन जातियों में कैसी खेती होती थी, सामूहिक खेती होती थी। और इस सामूहिक खेती का नाम क्या दिया गया था, खूंट कट्टी। क्या नाम दिया गया था, खूंट कट्टी। एक नाम और आप देखेंगे, मुंडारी। क्लियर। तो याद रखेंगे इस सामूहिक खेती को खूंट कट्टी या मुंडारी कहा जाता था। क्लियर। लेकिन याद रखिएगा महाजनों और जमींदारों के अलावा ठेकेदारों और सूदखेरों ने इस सामूहिक खेती पर हमला किया। और जब किसी जनजाति की खेती का एक स्वरूप है कि वो सामूहिक खेती कर रहा है और जब उस पर कोई कुठाराघात होगा तो निश्चित रूप से विद्रोह होना। क्लियर। इसी के खिलाफ ये जो मुंडा थे इन्होंने विद्रोह किया। ठीक है। और ये विद्रोह जो है ये सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। याद रखिएगा 1895 के बाद बिरसा ने इस नेतृत्व किया इस विद्रोह का। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसने अपने को भगवान का दूत भी घोषित किया था। ठीक है। यानी बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। क्लियर। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा। अगर हम बात कर लें कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। और बिरसा मुंडा एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना होगा। याद रखिएगा बिरसा मुंडा ने अपने में दैवी शक्ति का समावेश का प्रचार किया और अपने समर्थकों को सिंह बोंगा की पूजा करने की सलाह दी थी। इस विद्रोह में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था। याद रखिएगा बिरसा को 1900 ईस्वी में सिंह भूमि में गिरफ्तार किया गया और रांची की जेल में 1900 में हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो गई। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जनजातियां गैर जो आदिवासी थे उनको क्या कहते थे, डीकू कहते थे। ठीक है। याद रखेंगे बिरसा मुंडा के जो गुरु थे उनका नाम आनंद पांडे था। और बिरसा को धरती आबा यानी पृथ्वी का पिता इस नाम से भी जाना जाता। ठीक है। तो ये सारी बातें आप बिरसा मुंडा और उनसे संबंधित मुंडा विद्रोह के संदर्भ में ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो ये बात तो स्पष्ट रूप से आप बता ले जाएंगे कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र क्या था, रांची के इलाका। क्लियर। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प के अनुसार बी विकल्प आपका आंसर होगा। मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया था, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, 1895 में। ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था। तो अभी आपने देखा बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। अब देखिए बिरसा मुंडा के गुरु का नाम अगर पूछ रहा है तो ये भी पूछ सकता है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ। तो मैंने आपसे बताया बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ था और ये एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। क्लियर। तो ये बात ध्यान में रखना है आपको। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव किस घटना का विवरण है। तो ये प्रश्न आपके लिए आसान हो जाएगा। ये किसका विवरण है, मुंडा विद्रोह से संबंधित है। ठीक है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि उल गुलान का क्या अर्थ है या उल गुलान का संबंध किससे है। तो याद रखेंगे उल गुलान का संबंध मुंडा विद्रोह से है। ठीक है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो उल गुलान है इसका मतलब क्या था, महान हलचल। ठीक है। ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भूमिज विद्रोह का नेता कौन था। देखिए अगर हम बात करें भूमिज विद्रोह के नेता की तो यहां पर आपका नाम आएगा गंगा नारायण। ठीक है। तो यहां पर सी विकल्प से हो जाएगा, भूमिज विद्रोह का नेता गंगा नारायण थे।
सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये जो भूमिज विद्रोह है ये 1832 से 33 के संदर्भित है और भूमिज विद्रोह का नेता कौन थे? गंगा नारायण सिंह। तो ड्यूरेशन याद रखना है, कौन नेतृत्व कर रहा था, किस क्षेत्र में हो रहा था और क्या कारण था। विद्रोह के संदर्भ में ये चार प्रमुख बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर बात कर ले भूमिज विद्रोह की, इसमें कौन कौन सा क्षेत्र था, तो याद रखिएगा इसमें बरभूम, मानभूम, पटकुम और परगना जो मिदनापुर जिले में शामिल था, यहां पर विद्रोह का व्यापक असर था। ठीक है, याद रखिएगा यह विद्रोह बरभूम राजा और पुलिस के अधिकारीगण, मुंसिफ और अन्य दिक्कुओं के खिलाफ भूमिजों का विद्रोह था। ठीक है, और इस विद्रोह में गंगा नारायण की हत्या करके इस विद्रोह को दबा दिया गया था। क्लियर? तो ये बातें स्पष्ट रूप से ध्यान में रहेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि अल्लूरी सीताराम राजू का विप्लव जो कि 1922 से 1924 के मध्य था, कहां पर हुआ था? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, गुडेम रंपा भूभाग में। ठीक है, तो यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया। देखिए, अगर हम बात करें रंपा विद्रोह की, सबसे पहले रंपा विद्रोह के संदर्भ में समझ लीजिए कि जो रंपा विद्रोह था ये 1879 में यानी 1879 में ये रंपा विद्रोह हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा ये जो रंपा विद्रोह है ये तस्मान, डोरा और अंबुल रेड्डी के नेतृत्व में रंपाओं ने इस विद्रोह को किया था। क्लियर? अगर हम रंपा क्षेत्र की बात करें तो याद रखिएगा रंपा क्षेत्र आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में स्थित है और 1879 में यानी 1879 में जो रंपा विद्रोह हुआ, अगर हम इसके प्रमुख कारण की बात करें तो सरकार ने इनके स्वतंत्र पेशे ताड़ी निकालने पर रोक लगा दी गई थी। यह प्रमुख कारण था इस विद्रोह के होने का। याद रखिएगा 1891 में पुनः यह विद्रोह हुआ, इसे अंग्रेजों ने बेरहमी से दबा दिया और बाद में 1922 में सीताराम राजू के नेतृत्व में वन कानून और साहूकारों के शोषण के विरुद्ध यह लड़ाई लड़ी गई। याद रखिएगा यह विद्रोह गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित था। क्लियर? याद रखिएगा राजू को 1924 में गिरफ्तार करके इनकी हत्या करा दी गई थी। क्लियर? यानी बात किसकी हो रही है? सीताराम राजू की। ठीक है, यानी इनको 1924 में गिरफ्तार करके इनकी हत्या करा दी गई थी। क्लियर? ये बात ध्यान में रखेंगे कि इनका जो विद्रोह था ये गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित था। ठीक है, तो ये बातें आपको स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी है। यानी कहने का मतलब है कि जो 1879 में जो रंपा विद्रोह स्टार्ट हुआ उसका प्रमुख कारण था ताड़ी निकालने की जो पेशा था इनका, उन पर रोक लगाए जाने के खिलाफ। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि 1891 में फिर से ये विद्रोह हुआ जिसको अंग्रेजों ने दबा दिया और आगे चल के 1922 में सीताराम राजू ने नेतृत्व संभाला और इसमें वन कानून और साहूकारों के शोषण के खिलाफ ये विद्रोह था। क्लियर? और आप देखेंगे कि ये जो आंदोलन होगा ये गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित था और आगे चल के 1924 में सीताराम राजू को गिरफ्तार करके उनकी हत्या करा दी गई थी और उसके बाद ये विद्रोह समाप्त हो गया। क्लियर? अगर हम बात करें जदुनांग की तो ध्यान रखिएगा जदुनांग महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता थे। क्लियर? अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि महात्मा गांधी से के विचारों से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता कौन थे तो आपका जवाब होगा जदुनांग। याद रखिएगा जदुनांग नागा समुदाय द्वारा प्रारंभ विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। अगर हम अगले आंदोलन को देखें तो यह दिया गया है जियातरंग आंदोलन। याद रखेंगे जियातरंग आंदोलन जो था यह मणिपुर में रानी गैडिनिल्डू के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? रानी गैडिनिल्डू के द्वारा। ये जो रानी गैडिनिल्डू है इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नागाओं को संगठित किया, लेकिन 1932 में इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। एक बात स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने इनसे प्रभावित होकर इनको रानी कहकर पुकारा था। क्लियर? यहां पर एक बात और स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखनी है कि जो थेबल ओरांव है इनका संबंध सनातन आदिवासी सभा से था और इसी महासभा के माध्यम से आदिवासियों में सुधार का प्रयत्न किया गया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कई व्याख्या ऐसी भी है जो अगले आने वाले प्रश्न से संदर्भित है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आंध्र के अल्लूरी सीताराम राजू के विद्रोह का संबंध किससे था? यानी ये जो आंध्र के अल्लूरी सीताराम राजू ने विद्रोह किया था इसका संबंध किससे था? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा, अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुडेम रंपा विद्रोह से संबंधित था? तो देखिए गुडेम रंपा विद्रोह से संबंधित कौन था? तो यहां पर अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, तो सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, अल्लूरी सीताराम राजू गुडेम रंपा विद्रोह से संबंधित थे। ठीक है, सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि महात्मा गांधी
और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था? मैंने अभी आपसे कहा था कि कुछ फैक्ट ऐसे भी दिए गए हैं जो आगामी प्रश्नों से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अभी आपने पढ़ा जदुनांग। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। जदुनांग वो पहला जनजातीय नेता था जो कि महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित था। ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जियाद्रन आंदोलन का प्रारंभ कहां पर हुआ था? तो ये अभी आपने देखा था मणिपुर के इलाके में। क्लियर है? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, मणिपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी सभा से था? तो देखिए अभी आपने पढ़ा था कि सनातन आदिवासी महासभा से किसका संबंध था? थेबल ओराव का। किसका? थेबल ओराव का। तो यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। स्पष्ट याद रखेंगे, थेबल ओराव का संबंध सनातन आदिवासी महासभा से था। ठीक है, तो यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? अब आपको बताना है कि कौन सा युग्म यहां पर गलत है। सबसे पहले दिया गया है रामोसी विद्रोह। देखिए रामोसी विद्रोह का संबंध किससे है? तो आपका जवाब हो जाएगा चित्तूर सिंह 1822 से। क्लियर है? तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह 1822, ये बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि संथाल विद्रोह बिरसा मुंडा 1899, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो भी आपको दिया रहेगा उसमें निश्चित रूप से कई बार रिपीटेड विद्रोह निश्चित रूप से दिए रहेंगे और उन्हीं के इर्द गिर्द आपसे प्रश्न पूछा है। अब जैसे संथाल विद्रोह है, कई बार पूछा गया। आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि संथाल विद्रोह 1855 से 56 के संदर्भ में, ये उस समय तत्कालीन बिहार से संबंधित है और वर्तमान समय में देखें तो इसका विस्तार बिहार और झारखंड के इलाके में था। और आप ये भी जानते हैं कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने किया था। क्लियर है? तो ये दूसरा जो है ये सही सुमेलित नहीं है। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई। और ये जो बिरसा मुंडा की बात हो रही है, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध मुंडा विद्रोह से है, जो कि 1895 से 1900 के समय में, और ये किस क्षेत्र में? झांसी, रांची, झारखंड के इलाके में ये बिरसा मुंडा का ये मुंडा विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, ये गलत सुमेलित है। अगर हम बात कर लें रंगपुर विद्रोह की, तो ध्यान रखेंगे रंगपुर विद्रोह का संबंध कब से है? 1783 से है। बिरजी नारायण का संबंध रंगपुर विद्रोह से है। ठीक है, तो रंगपुर विद्रोह को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला दिया गया है कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह ये आप पढ़ चुके हैं। कोल विद्रोह का संबंध कब से है? 1831 से 1848 तक। और कोल विद्रोह को ही हमने आपसे कहा था कि इसको लड़का विद्रोह भी कहा जाता है, और ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में प्रभावित था। और याद रखिएगा मैंने इसमें आपको 3 नाम बताए थे, बुद्धू भगत जो कि यहाँ पर उल्लेखित है, जोवा भगत और गंगा नारायण। क्लियर? तो ये तीनों नाम आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ विद्रोह दिए हैं, उनकी ईयर दिए हैं, प्रभावित क्षेत्र और नेतृत्वकर्ता के नाम है। इनको जरा एक बार देख लीजिए। सबसे पहला लिखा है चुआर विद्रोह। ध्यान रखिएगा चुआर विद्रोह का जो ड्यूरेशन है ये 1768 से 1772, और प्रभावित क्षेत्र कौन सा था चुआर विद्रोह से? मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो याद रखेंगे जगन्नाथ और दुर्जन सिंह। क्लियर है? तो ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है, जगन्नाथ और दुर्जन सिंह चुआर विद्रोह से संबंधित है 1768 से 1772। अगला दिया है रंगपुर विद्रोह। अभी चर्चा हुई है कि रंगपुर विद्रोह का संबंध कब से है? 1783 से है। किस क्षेत्र में? तो याद रखेंगे दीनाजपुर, बंगाल में। और ये जो रंगपुर विद्रोह है इसका संबंध किससे है? धीरज नारायण। ठीक है, या अभी लिखा था इसको बिरजी नारायण। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है रंगपुर विद्रोह के संदर्भ में। ठीक है, अगला दिया है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का संबंध कब से कब तक है? तो याद रखेंगे सन्यासी विद्रोह का संबंध 1763 से 1800 के बीच में। ठीक है, सन्यासी विद्रोह कब से कब तक? 1763 से 1800 के बीच में। और ये कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। और सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में आपको किसके नाम याद रखने हैं? तो याद रखेंगे द्विज नारायण केना सरकार। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में। अगला देखिए लिखा है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह का संबंध कब से है? तो याद रखेंगे अभी आपने पढ़ लिया कोल विद्रोह 1831 से 48 के बीच में। ठीक है, छोटा नागपुर का क्षेत्र यानी झारखंड में। इसमें 3 नाम मैंने आपसे बताए, बुद्धू भगत, जोवा भगत और गंगा नारायण। क्लियर? और याद रखिएगा कोल विद्रोह को लड़का विद्रोह भी कहा जाता है। अगला है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह का संबंध कब से है? 1828 से 33 तक अहोम विद्रोह कहां पर? असम में हुआ। और अहोम विद्रोह से संबंधित कौन था? गोमधर कुंवर। क्लियर? ये भी महत्वपूर्ण है। अगला देखिए पूछ रहा है कूका विद्रोह, कूका आंदोलन। तो याद रखेंगे कूका आंदोलन का संबंध कब से? 1840 से 72 के बीच में ये कूका आंदोलन संदर्भित है। कूका आंदोलन कहाँ हुआ? तो ये उत्तर भारत में यानी पंजाब के इलाके में। और इसमें प्रचलित नाम कौन है? भगत जवाहर मल। क्लियर? तो ये भी ध्यान रखेंगे कूका आंदोलन के संदर्भ में। ठीक है, ये आंदोलन कई बार आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है।
अगला करा है खांसी विद्रोह। तो ध्यान रखिएगा जो खांसी विद्रोह था ये 1828 से 33 के बीच में मेघालय में, और खांसी विद्रोह से संबंधित कौन था तो याद रखेंगे तीरथ सिंह। ठीक है, इसमें एक बात और याद रखिएगा, ये जो खांसी पहाड़ी है ये असम के साथ साथ मेघालय, ये दोनों ध्यान में रखेंगे, मेघालय और असम। ठीक है, तीरथ सिंह का नाम याद रखेंगे। ठीक है, इसमें मुकुंद सिंह का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और बार मानिक, तीन नाम याद रखिएगा, तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह और बार मानिक। अगला करा है कि रामोसी विद्रोह। ये जो रामोसी विद्रोह है ये 1822 से लेकर कब से हुआ था, ये 1822 से लेकर छिटपुट तरीके से 1841 तक चला था। और कहां पर, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में। अगर हम रामोसी विद्रोह में शामिल या उनके नेतृत्वकर्ता की बात करें तो इसमें भी आपको तीन नाम याद रखना है। सबसे प्रमुख नाम है चित्तर सिंह, दूसरा नाम उमाजी, तीसरा नाम नरसिंह। ठीक है, तो ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चित्तर सिंह, उमा सिंह, नरसिंह, दत्तात्रेय, पंतकर। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान में रखना है रामोसी विद्रोह के संदर्भ में। अगला दिया है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में। और ये जो संथाल विद्रोह हुआ था ये कहां पर हुआ था तो याद रखेंगे संथाल विद्रोह आपका तत्कालीन बिहार में, और स्पेसिफिक बात करें तो भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों के बीच में। और नेतृत्वकर्ता कौन थे, सिद्धू कान्हू। नील विद्रोह की बात करें तो नील विद्रोह का समय 1859 से 60 के बीच में, नदिया बंगाल में। और नील विद्रोह से संबंधित जो नाम ध्यान में रखना है वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है, अगला है मोपला विद्रोह 1921 में, बहुत पॉपुलर है, केरल में हुआ। और इससे संदर्भित दो नाम याद रखने हैं, सैयद अली और सैयद फजल। सैयद अली और सैयद फजल, ये मोपला विद्रोह 1921 से संदर्भित है। अगला है दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह 1875 में महाराष्ट्र के इलाके में, और इससे संबंधित है जस्टिस रनाडे। अगला करा है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह के संदर्भ में भी आपने देखा कि मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के बीच में, रांची झारखंड का इलाका इनका प्रभावित था और बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया था। अगला दिया है पावना कृषक विद्रोह। देखिए जो पावना कृषक विद्रोह था इसका ड्यूरेशन क्या है, 1873 से 1876 तक बंगाल में हुआ। और पावना विद्रोह के संदर्भ में जो नाम ध्यान में रखना है वो है ईशान राय और केशव चंद्र राय। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। ये क्या था, ये कृषक विद्रोह था। अगला देखिए, अगला है नायक विद्रोह। ध्यान रखिएगा ये जो नायक विद्रोह है ये 1806 से 16 के बीच में, इसका जो प्रभावित क्षेत्र था वो था मेदिनीपुर बंगाल, और नेतृत्वकर्ता थे अचल सिंह। अगर हम बात करें कोली विद्रोह की तो कोली विद्रोह का प्रभावित क्षेत्र महाराष्ट्र था। एका आंदोलन बहुत प्रसिद्ध आंदोलन है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण भी है। ये अवध के इलाके में उत्तर प्रदेश से संबंधित है 1921 से 22 में, और नेतृत्वकर्ता में मदारी पासी का नाम ध्यान में रखना है। सिपाही विद्रोह की बात करें तो 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि बंगाल का सिपाही विद्रोह तो याद रखेंगे 1764 में। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी। अगर हम बात कर लें जयंतिया आंदोलन की तो जयंतिया आंदोलन का जो प्रभावित क्षेत्र था ये पूर्वी भारत, और ये 1860 से 63 के बीच में, और नेतृत्वकर्ता कौन थे, किंग नगवाह। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये कुछ प्रमुख आंदोलन थे, ठीक है, जिनको आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पूछ रहा है कि ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनका सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। देखिए कालानुक्रम आप तभी व्यवस्थित कर सकते हैं जब उनका डेट आपको, ईयर आपको ध्यान में हो। जैसे सबसे पहले लिखा है संथाल विद्रोह। देखिए संथाल विद्रोह आपने कई बार पढ़ा है कि संथाल विद्रोह का संबंध कब से है, 1855 से 56। तो याद रखेंगे 1855 से 56 के बीच में संथाल विद्रोह हो गया। नील विद्रोह की अगर हम बात कर लें तो नील विद्रोह कब से हुआ था, 1859 से 60 के बीच में। क्लियर है। सन्यासी या फकीर विप्लव की बात करें तो सन्यासी विप्लव के बारे में आपने देखा था 1763 से 1800 के बीच में। और मुंडा विद्रोह ये कब हुआ था, तो मुंडा विद्रोह आप जानते हैं 1895 से 1900 के बीच में हुआ था। अब आप इसका क्रम व्यवस्थित कर लेंगे। ठीक है, तो जब आप क्रम व्यवस्थित करेंगे तो क्या आएगा, तो इसमें सबसे पहले आप किसको रखेंगे, सबसे पहले आप रखेंगे सन्यासी विद्रोह को, यानी तीसरा, फिर उसके बाद पहला, फिर दूसरा और चौथा। ठीक है, तो यहां पर तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा, तो इस आधार पे सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सी विकल्प आपका आंसर होगा। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहले लिखा है संथाल विद्रोह, तो आपने पढ़ा है कि संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में। अगला लिखा है कोल विद्रोह, तो देखिए कोल विद्रोह के संदर्भ में भी आप पढ़ चुके हैं। कोल विद्रोह का संबंध कब से, 1831 में। ठीक है, और 31 से लेकर छिटपुट तरीके से 48 तक चला। इसी कोल विद्रोह को आपने पढ़ा कि लड़का विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, और कोल विद्रोह से संबंधित बुद्धू भगत, जोआ भगत और गंगा नारायण। खांसी विद्रोह को लिख रहा है 1829, बिल्कुल सही है खांसी विद्रोह।
अगला कह रहा है कि और खासी विद्रोह 1829 से लेकर 33 तक हुआ था, ठीक है। और ये खासी पहाड़ी कहाँ पर, असम और मेघालय के इलाके में। इसमें खासी विद्रोह में आपने तीरथ सिंह का नाम पढ़ा था। अगला लिखा है अहोम विद्रोह, इसको भी मैंने आपसे कहा था ये बहुत महत्वपूर्ण है। अहोम विद्रोह 1828 से लेकर 33 के बीच में, अहोम विद्रोह 1828 से लेकर 33 के बीच में होना चाहिए। ये यहाँ पर गलत है, सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखेंगे कि जो अहोम विद्रोह है ये कब से कब तक, 1828 से लेकर 1833 के बीच में। और अहोम विद्रोह कहां पर हुआ था, असम में हुआ था। और गोमधर कुंवर का नाम अहोम विद्रोह के संदर्भ में ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 19वीं सदी के कृषक विद्रोह से संबंधित क्षेत्रों का नाम दिया गया। आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा सुमेलित किससे होगा। सबसे पहले लिखा है कुकी विद्रोह। देखिए अगर हम बात करें कुकी विद्रोह की, तो कुकी विद्रोह का संबंध किस क्षेत्र से, तो आप कहेंगे त्रिपुरा से। कुकी विद्रोह का संबंध त्रिपुरा से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ऊट होगा वो क्या हो जाएगा, ए मिलाएंगे आप चौथे के साथ, ठीक है। कूका विद्रोह, कूका विद्रोह आपने पंजाब यानी बी को पहले के साथ। पावना कृषक विद्रोह तो आपने देखा ये बंगाल के क्षेत्र में यानी सी को दूसरे के साथ। और बिरसा मुंडा विद्रोह को आपने देखा था बिहार के साथ। मैंने कहा था उस समय तत्कालीन बिहार और वर्तमान परिस्थिति के अनुसार देखेंगे तो बिहार और झारखंड, ठीक है। तो ये बात स्पष्ट हो गई। तो डी को आप सुमेलित करेंगे तीसरे के साथ। तो कूट क्या बन रहा है, 4 1 2 3, 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 के आधार पर यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे इसमें कुकी विद्रोह जो था मैंने आपको बता दिया त्रिपुरा पे। याद रखिएगा ये जो कुकी है ये कहाँ पर रहते हैं, उसाई पहाड़ी पर। और ये उसाई पहाड़ी कहाँ पर है, मणिपुर और त्रिपुरा के बीच में उसाई पहाड़ी है, वहीं पर ये रहते हैं। और ये जो कुकी विद्रोह है ये कब से कब तक हुआ था, तो याद रखेंगे कुकी विद्रोह 1826 से लेकर 1844 तक। किसकी बात हो रही है, कुकी विद्रोह की, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। और एक बात और याद रखिएगा कि अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि कुकी विद्रोह हुआ क्यों था, तो याद रखेंगे 1826 में जब झूम खेती पर प्रतिबंध लगाया गया और बिना मजदूरी के काम कराने की प्रथा चालू हुई, तो इसी को लेकर विद्रोह हुआ जिसको कुकी विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। और कूका विद्रोह तो मैंने आपसे बताया था कि ये पंजाब में हुआ था। और कूका विद्रोह 1840 से संबंधित है। कूका विद्रोह कब से संबंधित है, 1840 से संबंधित है कूका विद्रोह, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। और इसमें कौन था, तो इसमें शामिल थे भगत जवाहर मल। इन भगत जवाहर मल को सेन साहब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले लिख रहा है मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा, बिल्कुल सही है। आप जानते हैं मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के बीच में, ठीक है। आप ये भी जानते हैं कि इसको उलंग खनी विद्रोह भी कहते हैं, ठीक है। ये भी बात आप जानते हैं कि रांची झारखंड के इलाके में और ये बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व करता है। अगला करें संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह के संदर्भ में आपको पता है कि 1855 से 56 के बीच में। और संथाल विद्रोह को ही हुल आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है। सिद्धू कान्हू इसके नेतृत्व करता है, ये भी सही है। अहोम विद्रोह की बात करें तो देखिए एक बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिएगा, 1828 से 1833 के बीच में असम में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में अहोम आंदोलन चला था। अगला लिखा है नायक विद्रोह। और नायक विद्रोह का लिख रहा है किसके साथ, ताना भगत के साथ। ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ताना भगत के साथ ये नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, डी विकल्प हो जाएगा आंसर, ये सही सुमेलित नहीं है। ये जो नायक विद्रोह है, ठीक है, अगर हम बात कर लें नायक विद्रोह की तो ध्यान रखिएगा नायक विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था अचल सिंह। क्या नाम था, अचल सिंह, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और ये जो नायक विद्रोह है ये कब से कब तक हुआ, तो याद रखिएगा नायक विद्रोह 1806 से लेकर 16 तक, 1806 से 16 तक हुआ। और नायक विद्रोह का क्षेत्र क्या था, मेदिनीपुर बंगाल, ठीक है। तो ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है मोगला विद्रोह केरल, तो ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला कह रहा है कूका विद्रोह पंजाब, इस पर भी चर्चा हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अगला लिख रहा है कोली विद्रोह। तो कोली विद्रोह आपने कहाँ देखा था, ये देखा था आपने महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला कह रहा है कि चुआर विद्रोह। तो चुआर विद्रोह अभी आपने कहाँ देखा, मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो ये हो गया। और बांकुड़ा के इलाके में आपने देखा था चुआर विद्रोह। और नेतृत्वकर्ता की अगर हम बात कर लें तो जगन्नाथ और दुर्जन सिंह का नाम हमने आपको बताया था चुआर विद्रोह के संदर्भ में, क्लियर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो सी और डी इन दोनों में गलती है, ठीक है। तो याद रखेंगे कोली विद्रोह मुख्य रूप से महाराष्ट्र में और चुआर विद्रोह जो था ये मुख्य रूप से कहाँ पर, मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल और बांकुड़ा के इलाके में। चुआर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, जगन्नाथ और दुर्जन सिंह। एक बात और याद रखिएगा कि ये जो चुआर विद्रोह है इसको भूमि विद्रोह भी कहते हैं, ठीक है। और चुआर विद्रोह का अगर कोई आपसे ड्यूरेशन पूछे तो आप कहेंगे 1768 से लेकर
1768 से 1772 तक। ये क्या है? चुआर विद्रोह। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इनका कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। अब आपको कालानुक्रम व्यवस्थित करने के लिए जो भी विद्रोह हैं उनके ईयर ध्यान में रखने हैं। नील विद्रोह की बात करें तो याद रखिएगा, नील विद्रोह 1859 में, यानी 1859 से 1860 तक। ठीक है, 1859 से 60 तक नील विद्रोह होगा। संथाल विद्रोह आप कई बार पढ़ चुके हैं, 1855 से 56 के बीच में। ठीक है, दक्कन की बात करें तो दक्कन विद्रोह का संबंध कब से है? तो याद रखिएगा 1875 से संबंधित है दक्कन विद्रोह। और सिपाही विद्रोह, ठीक है, तो सिपाही विद्रोह 1857। ठीक है, और सिपाही विद्रोह के संदर्भ में मैंने आपको पूर्व में बताया कि अगर बंगाल का सिपाही विद्रोह पूछेगा तो 1764। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो गई। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको कालानुक्रम व्यवस्थित करने में सिपाही विद्रोह के कारण दिक्कत है तो जरा आप बंगाल के सिपाही विद्रोह को भी रख कर चेक कर लीजिएगा। सिर्फ अब देखिए इसी क्रम के आधार पर जरा इसका आंसर करिए। तो इसमें सबसे पहले कौन सा विद्रोह हो जाएगा? तो यहाँ पर सबसे पहले जो विद्रोह होगा वो 1855 का संथाल विद्रोह, यानी यहाँ पर जो भी आंसर होगा उसमें 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? 1857 का सिपाही विद्रोह, यानी 2 के बाद 4। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद नील विद्रोह आ जाएगा 1859 से 60 के बीच में। क्लियर है, 1859 के से 60 के बीच में। तो यानी यहाँ पर 2 4 1, तो 2 4 1 के बाद 3, यानी डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में लिख रहा है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होने वाले विद्रोहों का सही कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। यहाँ पर आपको जो विद्रोह है उनके संबंधित ईयर से उनको मैच कराना है। सबसे पहले लिखा है सन्यासी विद्रोह। कई बार चर्चा हो चुकी है कि जो सन्यासी विद्रोह है ये 1763 से 1800 के बीच में, क्लियर है, बंगाल में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? ए को सुमेलित कर देंगे किसके साथ? दूसरे के साथ। कोल विद्रोह की बात करें तो कोल विद्रोह के संदर्भ में भी चर्चा कई बार हुई है कि कोल विद्रोह 1831 से 32 तक और छिटपुट तरीके से ये 1831 से 48 तक चला था। ठीक है, तो ये यहाँ सुमेलित क्या हो जाएगा? बी को चौथे के साथ सुमेलित कर देंगे आप। कोल विद्रोह के संदर्भ में आपको ये भी पता है कि इसको लड़का विद्रोह भी कहते हैं। क्लियर है, और कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता में बुद्धू भगत, जोआ भगत और गंगा नारायण का नाम याद रखेंगे। अगला दिया संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 56 के बीच में हुआ था। आपको ये पता है कि संथाल विद्रोह ये सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था और इसका जो क्षेत्र था वो भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक था। क्लियर, तो यहाँ पर आप सी को सुमेलित कर देंगे किसके साथ? पहले के साथ। और मोपला विद्रोह के संदर्भ में अभी आपसे चर्चा हुई है कि ये 1921 में केरल से संदर्भित है, तो यहाँ पर डी को आप तीसरे से सुमेलित करेंगे और जो आपका सही कूट बनेगा वो 2 4 1 3 का, और 2 4 1 3 के आधार पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये बातें ध्यान में रखेंगे, इससे संदर्भित प्रश्न आपसे हमेशा पूछे जा रहे हैं। अगले प्रश्न में भी आपको सूची को ही सुमेलित करना है। यहाँ पर लिखा है मोपला विद्रोह, तो आप बताएंगे मोपला विद्रोह 1921 में केरल से संबंधित है, तो यहाँ पर ए को आप पहले के साथ। पावना विद्रोह की बात करें तो पावना विद्रोह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आप कहेंगे पावना विद्रोह का संबंध बंगाल से है, यानी बी को तीसरे के साथ। एका आंदोलन की बात करें तो मैंने आपसे ये बात चर्चा में ली थी कि जो एका आंदोलन है ये कैसा है? एक कृषक आंदोलन था, और मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में ये अवध के इलाके में हुआ था। एका आंदोलन के ड्यूरेशन की अगर बात कर लें तो ये 1921 से लेकर 22 के बीच में एक आंदोलन हुआ था। क्लियर है, और नेतृत्वकर्ता के बारे में मैंने आपसे कहा था कि मदारी पासी, ये प्रमुख नाम है मदारी पासी। इसके साथ साथ सहदेव नाम भी याद रखेंगे एका आंदोलन के संदर्भ में। क्लियर, मदारी पासी और सहदेव। ठीक है, तो यहाँ पर आप एका आंदोलन को अवध से कोरिलेट करेंगे, यानी सी को चौथे के साथ, और बिरसा मुंडा को संदर्भित करेंगे किसके साथ? बिहार के साथ, यानी डी को दूसरे के साथ संदर्भित करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर आपका कोड क्या बन रहा है? 1 3 4 2, और 1 3 4 2 के आधार पर यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कौन सा युग्म यहाँ सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले लिख रहा है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह लिख रहा है 1873 से संदर्भित। याद रखिएगा ये जो पावना कृषक विद्रोह था ये 1873 से 76 के बीच में हुआ था। ठीक है, यानी ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर पावना विद्रोह के संदर्भ में एक बात और मैं आपको ध्यान दिला दूं कि पावना विद्रोह जो हुआ था ये बंगाल के इलाके में हुआ था। पावना विद्रोह के अगर हम इसमें शामिल लोगों की बात कर लें तो इसमें आपको ईशान राय का नाम याद रखना है, केशव चंद्र राय का नाम मैंने आपको बताया, और शंभूपाल। ईशान राय, केशव चंद्र राय और शंभूपाल, ये पावना किसान आंदोलन 1873 से लेकर 76 के संदर्भ में ध्यान में रखिएगा। अगला दिया है दक्कन किसान विद्रोह। तो दक्कन किसान विद्रोह 1875, ये बिल्कुल सही है, इस पर चर्चा भी हुई थी। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि दक्कन किसान विद्रोह जो था इसमें कौन शामिल थे? तो आपने कहा था जस्टिस रानाडे इसमें शामिल थे, और इसका जो इलाका था वो पुणे का इलाका था। क्लियर, पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये भी सही है। अगला करें सन्यासी विद्रोह।
अब देखिए ये प्रश्न कितना पॉपुलर प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न बोला जाएगा, क्योंकि सन्यासी विद्रोह तो कई बार पूछा गया है और आप जानते हैं कि सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच में हुआ था, न कि 1760 में। तो यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच में, आपको ये भी पता है कि बंगाल के इलाके में हुआ था। क्लियर, ये सारी बातें आपको सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में ध्यान में रखनी है। क्लियर, और सन्यासी विद्रोह में मैंने आपको दो नाम भी बताए थे, एक था द्विज नारायण और दूसरा केना सरकार। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 और से 32 तक हुआ था, डिटेल चर्चा हो चुकी है। सी विकल्प आपका आंसर होगा। यहाँ पर सन्यासी विद्रोह को ध्यान में रखेंगे 1763 से 1800 के बीच में। यहाँ पर भी आपको सूची को सुमेलित ही करना है। कृषक आंदोलन है और इसको सुमेलित करना है कि वो किस क्षेत्र से संबंधित है। सबसे पहले लिखा हुआ है मापिल विद्रोह। देखिए जो मापिल विद्रोह था इसका इलाका क्या था, महाराष्ट्र का। ठीक है, तो ये बात यहां पर गलत है। देखिए अच्छा, सुमेलित करना है आपको। मापिल विद्रोह कहां हुआ था, तो याद रखेंगे मालाबार में, यानी ए को तीसरे के साथ, ए को तीसरे के साथ। रामोसी कृषक बल, तो याद रखेंगे रामोसी कृषक बल कहां पे, महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, तो यहां पर आप बी को पहले के साथ। कूका आंदोलन पंजाब आप पढ़ चुके हैं, यानी सी को चौथे के साथ। और पावना विद्रोह बंगाल में, यानी डी को दूसरे के साथ। तो कूट क्या बन रहा है, 3142। 3142 के आधार पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको सूची को सुमेलित करना था। ठीक है, तो यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर भी देखिए सूची को ही सुमेलित करना है। यहां पर सबसे पहले लिखा है अहोम विद्रोह। ठीक है, अब ये बहुत पॉपुलर है, कई बार चर्चा भी हो चुकी है। ठीक है, अहोम विद्रोह कब हुआ था, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 1828 से लेकर 33 के बीच में अहोम विद्रोह हुआ था। अहोम विद्रोह कहां पर हुआ था, असम में हुआ था। और इसमें नाम आप किसका याद रखते हैं, गोमधर कुंवर का। क्लियर, तो यहां पर आप ए को सुमेलित करेंगे दूसरे के साथ। कोल विद्रोह की बात करें तो कोल विद्रोह के संदर्भ में आपने पढ़ा है कि ये 1831 से मुख्य रूप से 32 तक हुआ था और छिटपुट तरीके से 48 तक ये हुआ था। तो यहां पर बी को आप सुमेलित कर देंगे किसके साथ, चौथे के साथ। संथाल विद्रोह की बात करें तो संथाल विद्रोह 1855 से 56, यानी सी को पहले के साथ। और मोपला विद्रोह की बात करें तो 1921 में, यानी डी को तीसरे के साथ। तो कूट क्या बन रहा है, 2413। और 2413 के आधार पर 2413, यानी यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ARO 2017 के प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए जो विद्रोह से संदर्भित प्रश्न है ये आपसे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, बीईओ के एग्जाम में और पीसीएस, इन तीनों एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए यहां पर पहला दिया है नील विद्रोह। आप जानते हैं कि नील विद्रोह कब हुआ था। अब ये पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो याद रखिएगा नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ठीक, यहां पर एक बात और मैं आपको याद दिला दूं कि जो नील विद्रोह हुआ था ये मुख्य रूप से बंगाल और बिहार के क्षेत्र में प्रभावित क्षेत्र था। और नील जो विद्रोह हुआ था, नील किसान विद्रोह, इसमें कौन कौन से नाम शामिल थे ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ध्यान रखिएगा दो नाम प्रमुख है नील विद्रोह के संदर्भ में, एक है दिगंबर विश्वास और दूसरा है विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नील विद्रोह। ठीक है, अगला दिया है जयंतिया विद्रोह। तो ध्यान रखिएगा जयंतिया विद्रोह का संबंध 1860 से 63 के बीच में, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि 1860 से 63। अगला कह रहा है कुकी विद्रोह। कुकी विद्रोह के संदर्भ में मैंने आपसे बात की थी कि कुकी विद्रोह 1826 से 44 के बीच में हुआ था। क्लियर है, तो ये तो गलत दिया है। और कुकी विद्रोह मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये त्रिपुरा के क्षेत्र में और किस पहाड़ी से संबंधित है, उसाई की पहाड़ी। और ये जो उसाई की पहाड़ी है ये मणिपुर और त्रिपुरा के बीच में है। ठीक है, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि झूम खेती पर जो प्रतिबंध लगा था 1826 में, उसी की प्रतिक्रिया के तौर पर यह कुकी विद्रोह डेवलप हुआ था। ठीक है, कुका विद्रोह पर भी चर्चा हुई है, 1840 से संदर्भित है, यानी ये भी सुमेलित नहीं है। 1840 और ये पंजाब के इलाके में। और कुका जो आंदोलन है इसका नेतृत्व करता है, जो इसमें नाम आपको ध्यान में रखना है मुख्य रूप से, वो भगत जवाहर मल, जिनको सेन साहब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं सी और डी ये दोनों ही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहां पर सी और डी इन दोनों में गलती है। जो भी सही फैक्ट है वो आप नोट डाउन कर लेंगे और उसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जनजाति लोगों के संदर्भ में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था। यानी जनजाति लोगों के लिए जो आदिवासी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था वो किसने किया था, ठक्कर बापा ने। किसने, ठक्कर बापा ने। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, ठक्कर बापा ने जनजाति लोगों के संदर्भ में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, याद रखिएगा ये प्रमुख गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता थे और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। कौन, ठक्कर बापा। याद रखिएगा इन्होंने जनजाति कल्याण के लिए पथ प्रदर्शक के तौर पर काम किया और 1914 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की ये सदस्य बने। ठीक है, याद रखिएगा 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना की। 1932 में गांधी जी के अनुरोध पर हरिजन सेवक संघ के महासचिव भी बने थे। क्लियर है, तो ये सारी बातें आप ठक्कर बापा के संदर्भ में ध्यान में रखेंगे।
याद रखिएगा 1944 में कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक कोष के सचिव नियुक्त हुए और मध्य प्रदेश के मंडला में गौड़ सेवक संघ, ठीक है, या इसको बनवासी सेवा मंडल भी कहते हैं, इसकी स्थापना भी इन्होंने की थी। क्लियर? ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है ठक्कर बापा के संदर्भ में, जिन्होंने जनजाति लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? तो अभी आपने देखा था कि भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में किसने की थी, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ठक्कर बापा ने। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर क्या हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम क्या था? अमृतलाल विठल दास ठक्कर। ये भी बात ध्यान में रखिएगा, जो ठक्कर बाबा की बात हो रही है इनका पूरा नाम था अमृतलाल विठल दास ठक्कर। ठीक है, तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने जनजाति उत्थान के लिए कार्य किया था? तो अभी आपने देखा था कि जनजाति कल्याण के लिए इन्होंने काम किया था, किसने? एवी ठक्कर ने। एवी ठक्कर का पूरा नाम क्या है? अमृतलाल विठल दास ठक्कर। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? बी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, अगला प्रश्न अब कृषक विद्रोह से संदर्भित होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा उथल पुथल हुआ? तो देखिए, बंगाल में जो 1857 के बाद जो सबसे पहला उथल पुथल हुआ था वो नील विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, नील विद्रोह। ठीक है, तो यहां पर एक बात तो स्पष्ट हो गई कि 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद बंगाल में किसानों के द्वारा किया गया विद्रोह नील विद्रोह कहलाता है। ठीक है, नील विद्रोह के बारे में मैंने आपसे अभी चर्चा की थी जब सुमेलित करना था, तो मैंने आपसे बताया था कि 1859 से 60 के बीच में ये नील किसान विद्रोह हुआ था। मैंने आपसे ये भी बात कहा था कि जो नील विद्रोह था ये बंगाल के इलाके में प्रभावित था और बिहार के क्षेत्रों में भी। तो बंगाल में नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से ये नील विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। जहां तक की बात रही नेतृत्वकर्ता की, तो मैंने आपसे ये स्पष्ट रूप से कहा था कि नील विद्रोह के संदर्भ में, या इसको नील किसान विद्रोह भी कहा जाए तो बोथ आर सेम, तो इसमें दो नाम मैंने आपसे कहा था, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है, ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि हिंदू पैट्रियाट के जो संपादक थे उनका नाम क्या था? हरिश्चंद्र मुखर्जी। इन्होंने इसका समर्थन किया था, यानी हिंदू पैट्रियाट के जो संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे उन्होंने नील आंदोलन का क्या किया था? समर्थन किया था। और दीन बंधु के नाटक नील दर्पण में भी इस नील आंदोलन का विवरण दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। एक बात और याद रखिएगा कि यह आंदोलन कृषक आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक था और जुझारू विद्रोह था। ठीक है, यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि बंगाल के वे काश्तकार जो अपनी खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे उनको यूरोपीय व्यापारी जबरन नील की खेती करने के लिए विवश करते थे, और इनकार करने पर किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। क्लियर? यानी जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए दबाव डाला जाता था। ठीक है, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि विश्व में नई खोजों से जो भारतीय नील की मांग थी वो कम होती जा रही थी, इसीलिए कृषक चाहते थे कि वो नील की जगह पर धान की कृषि करें। लेकिन जो नील उत्पादक थे वो क्या कहते थे कि वो कहते थे कि नहीं, आप जबरन कहते थे कि आप नील की खेती करिए। ठीक है, याद रखिएगा नील उत्पादक मामूली सी रकम किसानों को अग्रिम देकर उनसे करार लिखवा लेते थे। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसके लिए एक प्रथा, इसको कहा जाता था ददनी प्रथा। जरा यहीं पर ये समझ लीजिए कि ददनी प्रथा क्या थी। ध्यान रखिएगा, नील उत्पादक किसानों को मामूली अग्रिम रकम देकर उनसे एक शर्तनामा लिखवा लेते थे। ठीक है, कि जो बाजार के भाव से बहुत कम हुआ करता था। इसी प्रथा को स्थानीय भाषा में ददनी प्रथा के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? तो ददनी प्रथा भी आएगा तो आप यहीं से कोरिलेट कर लेंगे। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि किसानों को आतंकित करने के लिए लठैत भेजते थे, मारना पीटना, लूटपाट करना, इस तरह के अत्याचारों से किसान बहुत परेशान हो गए थे। और फिर जब परेशान होने के बाद क्या होता है? विद्रोह होता है। सितंबर 1859 में कृषकों ने दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और 1860 के अंत तक बंगाल में नील की खेती पूरी तरह से समाप्त हो गई। नील आंदोलन की सफलता का सबसे बड़ा कारण किसानों में अनुशासन, एकजुटता, संगठन और सहयोग की भावना थी। याद रखिएगा, किसान जो ये नील आंदोलन किए, बंगाल की इसमें बुद्धिजीवियों ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई और संघर्षरत जो किसान थे उनके समर्थन में अपना अभियान चलाया। याद रखिएगा, सरकार ने अंतोगत्वा नील आयोग का गठन किया नवंबर 1860 में। क्लियर है? और अधिसूचना जारी की कि किसी भी कृषक को नील की कृषि हेतु मजबूर नहीं किया जाएगा। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि जो 1860 में जो नील आयोग का गठन किया गया था ये किसके नेतृत्व में किया गया था?
तो याद रखेंगे 1860 में जो अंग्रेजों ने नील आयोग का गठन किया, ये डब्ल्यू.एस. सिटोनकर के नेतृत्व में, किसके? डब्ल्यू.एस. सिटोनकर के नेतृत्व में। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको यहाँ पर नील विद्रोह के संदर्भ में ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न भी आपको नील विद्रोह के संदर्भ में कथनों की सत्यता की जांच के लिए दिया गया है। सबसे पहला कथन लिख रहा है कि नील विद्रोह प्रभुत्व वर्ग द्वारा आंदोलन के उद्देश्यों को समर्थन देने में निभाई गई भूमिका के लिए विशिष्टतः स्मरणीय है। यानी ये बात सही, अभी आपने देखा भी था कि नील विद्रोह को प्रबुद्ध लोगों ने अपना समर्थन भी दिया था। क्लियर? इसमें आपने प्रमुख तौर पर हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी का नाम आपने देखा था। क्लियर? तो ये पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही हो गया। अगला करा कि विद्रोह के पश्चात औपचारिक प्राधिकारियों ने नील उत्पादकों की शिकायतों की जांच के लिए नील आयोग की स्थापना की। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपने देखा था कि 1860 में अंग्रेजों ने डब्ल्यू.एस. सिटोनकर के नेतृत्व में एक नील आयोग की नियुक्ति की थी। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट इसके संदर्भ में सही है। तो यहाँ पर क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। तो सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ? तो आप कहेंगे नील विद्रोह, ठीक है। तो ये सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, 1859 से 60 के बीच में। सी विकल्प आपका आंसर होगा। अगला देखिए, अगला करा कि निम्नलिखित में से किसने नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में नील आंदोलन प्रारंभ किया था? क्लियर है? तो नील आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो आपका जवाब होगा दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर सही हो जाएगा। कहां पर? नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में, ठीक है। तो यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर होगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि नील क्रांति के नेतृत्वकर्ता निम्नलिखित में से कौन से थे? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगला पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं सदी के आरंभ में नील की खेती में ह्रास हुआ? अब आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि नील की खेती में ह्रास होने का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए, यहाँ सबसे पहला लिख रहा है कि नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विद्रोह। तो ये नहीं है। अगला करा कि नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकारी होना। क्लियर? तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इस पर चर्चा भी हुई थी। अगला देखिए, अगला करा है कि नील दर्पण जो कि 1860 से 61 के बंगाल के नील विद्रोह की कहानी पर आधारित एक नाटक है, इसके लेखक कौन थे? तो इस पर चर्चा हुई थी, दीनबंधु मित्र, ठीक है। तो दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक में 1860-61 के बंगाल के नील विद्रोह की कहानी को उल्लेखित किया है। तो यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, दीनबंधु। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन सा था? तो देखिए, यहाँ पर अगर बात करें संबलपुर के, तो ये उड़ीसा में संबलपुर का है और यहाँ पर जो विद्रोह का नेता था वो कौन था? सुरेंद्र साई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, सुरेंद्र साई, ठीक है। अब जरा इसको देख लीजिए कि ये जो संबलपुर में अनेक विद्रोह हुए, इनका क्या और किस प्रकार से मामला था। तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के संबलपुर के आंतरिक मामलों में अंग्रेजी सरकार द्वारा किए गए हस्तक्षेप के कारण नेता सुरेंद्र साई ने, जिनका ड्यूरेशन 1809 से 84 तक, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। याद रखिएगा, 1849 में 1849 में अंग्रेजों ने सुरेंद्र साई को जेल में डाल दिया। जेल में छूटने के बाद सुरेंद्र साई अंग्रेजों के विरुद्ध पुनः सक्रिय हो गए और 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ा गया और 1862 में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। और फिर आप देखेंगे कि 1884 में सुरेंद्र साई की असीरगढ़ किले की जेल में मृत्यु हो गई, 1884 में। और सरदार तीरथ सिंह 1833 में खासी आदिवासी विद्रोह के नेता थे, ठीक है। तो इस पे चर्चा भी हुई है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन ने यह नारा दिया था कि सब भूमि का मालिक ईश्वर है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये कौन सा था? तो ये बंगाल में एक फरियाजी आंदोलन था, उसमें यह नारा दिया गया कि सब भूमि का मालिक ईश्वर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा, बंगाल का फरियाजी आंदोलन, ठीक है। तो यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए, बंगाल का ये जो फरियाजी आंदोलन है, ये किसके द्वारा चलाया गया, पहले ये समझ लीजिए। जो बंगाल का फरियाजी आंदोलन है, ये मुख्य रूप से हाजी सरीतुल्लाह के द्वारा और उनके पुत्र दादू मियाँ के द्वारा चलाया गया। यहाँ पर याद रखिएगा कि तत्कालीन बंगाल में एक जगह थी जिसका नाम था फरीदपुर, जो वर्तमान समय में बांग्लादेश में है। यहाँ पर हाजी सरीतुल्लाह थे, इनके जो अनुयायी थे इनको फरौजी कहते थे। किसको? हाजी सरीतुल्लाह को उनके अनुयायी फरौजी कहते थे। और इनके द्वारा जो आंदोलन प्रारंभ हुआ तो उसका नाम पड़ा फरौजी आंदोलन। स्पष्ट हो गया। और उसके बाद इसमें दादू मियाँ ने भी अपना
साथ दिया। ये दादू मियाँ हाजी सरीतुल्लाह के क्या थे? पुत्र थे। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट हो गई। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि इस आंदोलन में भूमि का मालिक ईश्वर को बताया गया और ये लोग सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिवर्तन के हिमायती थे। फराइजियों ने इस्लाम के मान्य कर्तव्यों को मानते हुए ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष किया और ये आंदोलन 1838 से 1857 तक चलता रहा और अंततः बहावी आंदोलन में ये जाकर जुड़ गया। क्लियर? तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से फराइजी विद्रोह के नेता कौन थे? तो देखिए, फराइजी विद्रोह के नेता कौन थे? इसमें आपने दो नाम पढ़ा, हाजी सरीतुल्लाह और दादू मियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अगर प्रमुख नेता के बारे में देखना है तो देख लीजिए, हाजी सरीतुल्लाह का नाम दिया है कि नहीं? तो यहां पर शमशेर गाजी वाजी अली और आगा मोहम्मद रजा और दादू मियाँ। तो यहां पर आपका जो विकल्प के अकॉर्डिंग आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, दादू मियाँ। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगला पूछ रहा है कि फौजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, तो यहां पर देखिए अभी चर्चा हुई थी, हाजी सरीतुल्लाह ने की थी। तो यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से फराजी आंदोलन के बारे में क्या सही नहीं है? ठीक है, देखिए अगर हम फराजी आंदोलन के बारे में बात करें कि क्या सही नहीं है, तो इसमें सबसे पहले लिख रहा है कि इसके संस्थापक सरीतुल्लाह थे। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसने इस्लाम के अनिवार्य कर्तव्यों के पालन का समर्थन किया। ये भी बात सही है। अगला कह रहा है कि इसने इस्लाम के विभिन्न संतों की समाधियों की पूजा की निंदा की। तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा, ये भी बात फराजी आंदोलन के संदर्भ में बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला दिया गया है कि इसके नेताओं ने केवल फारसी और उर्दू में ही प्रचार किया। ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। अगला कह रहा है कि 19वीं शताब्दी का जो पूर्वी बंगाल का फराइजी आंदोलन है किसके नेतृत्व में विकसित हुआ? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, हाजी सरीतुल्लाह के नेतृत्व। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि पावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच में जो हुआ था वो किस क्षेत्र में हुआ था? तो देखिए पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था, तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। पावना विद्रोह कहाँ पर? बंगाल में हुआ था। ठीक है, तो सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये बात स्पष्ट हो गई कि पावना विद्रोह कहाँ पर? बंगाल में हुआ था। याद रखिएगा, इस विद्रोह में किसानों ने जमींदारों द्वारा बढ़ाए गए मनमाने करों के खिलाफ ये विद्रोह किया था, पहली बात। दूसरी बात कि इस पावना विद्रोह में एक नारा लगा था, क्या लगा था? कि हम महारानी, सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि किस विद्रोह में ये नारा लगा कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, तो वो पावना विद्रोह में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, पावना विद्रोह के संदर्भ में एक बात और याद रखिएगा कि अगर ये पूछा जाए कि इसका समर्थन किसने किया था, तो याद रखेंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने पावना विद्रोह का समर्थन किया था। और अगर पूछा जाए कि किसने पावना विद्रोह का समर्थन किया और वो अंग्रेज था, तो याद रखिएगा उसका नाम था कैंपबेल। यानी कैंपबेल वो अंग्रेज था जिसने पावना विद्रोह का समर्थन किया था। क्लियर है? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, अगर पूछा जाए पावना विद्रोह पर जो नाटक लिखा गया उसका नाम क्या था और वो किसने लिखा था, तो याद रखेंगे पावना विद्रोह पर जो नाटक लिखा गया था उसका नाम था जमींदार दर्पण। क्या नाम था? जमींदार दर्पण। और ये नाटक किसका था? मुशर्रफ हुसैन का। ठीक है, तो मुशर्रफ हुसैन ने जमींदार दर्पण नामक नाटक लिखा और ये पावना विद्रोह पर आधारित था। क्लियर? ये सारी बातें आपको पावना विद्रोह के संदर्भ में ध्यान में रखनी है। और मैंने आपको पूर्व में ये बात बताई है कि जो पावना विद्रोह हुआ था इसमें प्रमुख नेतृत्वकर्ता या इनसे संबंधित कौन थे, तो मैंने आपको दो नाम प्रमुख रूप से बताए थे, एक ईशान राय और दूसरा केशव चंद्र राय, और इसके अलावा एक शंभूपाल का नाम भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? तो ये बातें ध्यान में आपको रखना है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 1875 में दक्कन दंगों के विषय में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आपको पता है कि 1875 में दक्कन हुआ था और यहाँ पर दक्कन किसान विद्रोह हुआ 1875 में। आइए जरा इसके संदर्भ में देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिख रहा है कि दक्कन के दंगों के परिणाम स्वरूप दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 यानी 1879 के माध्यम से किसानों को सुरक्षा मिली। क्लियर? तो देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि अंग्रेजों के तात्कालिक दमन के कारण दंगे पूरे महाराष्ट्र में नहीं फैले, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी बात यहाँ पर सही है कि अंग्रेजों का उस समय दमन हुआ जिससे ये पूरे महाराष्ट्र में नहीं फैल पाया। अगला कह रहा है कि अंग्रेज दंगों को रोकने में असमर्थ रहे और पूरे महाराष्ट्र में दंगे फैले। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट ये आपस में विरोधाभासी है, या तो दूसरा सही होगा या तो तीसरा सही होगा। जब आपको ये बात स्पष्ट रूप से पता है
कि अंग्रेजों ने उस समय तत्काल तौर पर उसका दमन किया, जिससे पूरे महाराष्ट्र में नहीं फैला, यानी ये तीसरा स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो गया। अगला कह रहा है कि दक्कन में कपास में सहसा वृद्धि जो अमेरिका में गृह युद्ध से उत्पन्न कृत्रिम मांग के कारण हुई थी, इसने किसानों को कंगाल कर दिया। तो ये चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो आप देख रहे हैं पहला, दूसरा और चौथा, ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है दक्कन विद्रोह के संदर्भ में। अब जरा यहाँ पर कुछ बातें समझ लीजिए दक्कन विद्रोह के संदर्भ में। पश्चिमी भारत के दक्कन क्षेत्र में होने वाले विभिन्न कृषक विद्रोहों का जो मुख्य कारण था वो था रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों पर आरोपित किए गए कर। ये बात स्पष्ट हो गई। याद रखिएगा इन क्षेत्रों में किसान करों के बोझ में दबे हुए थे और महाजन और साहूकारों के ऋण जाल में, और ये भी ऋण का जाल कैसा, उच्च ब्याज दर वाला, उसमें फंसे हुए थे। ये महाजन अधिकांशतः बाहरी और मुख्य रूप से कहा गए थे मारवाड़ी या गुजराती थे। 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध के पूर्व कपास की मांग में तीव्र वृद्धि हुई। ठीक है, यानी जब वहां पर अमेरिकी गृह युद्ध हुआ तो यहां से कपास के निर्यात ज्यादा होने लगा। जब निर्यात ज्यादा होगा यानी मांग बढ़ेगी तो कीमत में उछाल आएगा। तो यहाँ पर कीमत में उछाल आया, लेकिन जब वो गृह युद्ध समाप्त हुआ तो कपास की मांग में गिरावट आई और जिससे मूल्य में भी कमी। अब यहाँ पर किसान क्या होने लगे, कंगाल होने लगे। उसके बाद 1867 में भू राजस्व बढ़ाकर 50% कर दिया गया। ठीक है, इन सभी हालातों के कारण महाजनों, सूदखोरों और किसानों में धीरे धीरे ये सभी कारण तनाव की स्थिति पैदा करने लगे और 1874 में किसानों ने इन महाजनों के विरुद्ध सामाजिक बहिष्कार आंदोलन चलाया। ठीक है, और याद रखिएगा यह आंदोलन शीघ्र ही पूना, अहमदनगर, सोलापुर और सतारा के गांवों में फैला, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में नहीं फैल सका। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने पूरी सामर्थ्यता के साथ इसको रोक दिया। याद रखिएगा दक्कन के क्षेत्र में यह आंदोलन 1875 में काफी उग्र हो गया। सरकार ने आंदोलन को दमन चक्र चलाकर समाप्त कर दिया और उसके बाद 1879 में 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम बनने के बाद यह आंदोलन पूर्णतः समाप्त हो गया। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, और याद रखिएगा कि ये जो अभी आपने अधिनियम देखा दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 यानी 1879, इसमें क्या बातें थी कि बेदखल खेतिहर किसानों को उनकी जमीनें वापस लौटाया जाना, ऋणग्रस्तता वाली जमीन की बिक्री बाहरी व्यक्तियों को किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और तीसरी बात कि दिवालिया किसानों को सहायता करना। ये तीन बातें इसमें प्रमुख रूप से डली। ठीक है, यहां पर दक्कन विद्रोह के संदर्भ में एक बात और याद रखिएगा कि अभी आपने जो न्यायमूर्ति रनाडे का नाम पढ़ा, ये न्यायमूर्ति रनाडे के नेतृत्व में जो पूना सार्वजनिक सभा थी, इसने इस विद्रोह का समर्थन किया था, इस दक्कन विद्रोह का समर्थन किया था और भू राजस्व अधिनियम 1867 के विरुद्ध पूना और बंबई में किसानों के समर्थन में आंदोलन भी किया। ठीक है, और यही कारण था कि इसके बाद दक्कन उपद्रव आयोग का गठन होता है और आयोग के सुझाव पर ही दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 यानी 1879 पारित होता है, जिससे किसानों को महाजनों के खिलाफ संरक्षण प्राप्त हुआ। इस पूरे सीक्वेंस को आप ध्यान में रखेंगे कि किस प्रकार से जस्टिस रनाडे ने पूरा सार्वजनिक सभा के माध्यम से इन किसानों के विद्रोह का समर्थन किया। ठीक है, और उन्होंने भू राजस्व अधिनियम 1867 के खिलाफ पूना और बंबई में किसानों का समर्थन किया, और उसके बाद दक्कन उपद्रव आयोग बना और जिसके रिकमेंडेशन पर दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 पारित हुआ। ठीक है, जिससे किसानों को राहत मिली, और वो कैसी राहत मिली, ये तीन राहत मिली। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे। अगला कह रहा है कि दक्कन दंगा आयोग का संबंध किससे था। अब देखिए दक्कन दंगा आयोग का संबंध किससे था, तो अभी आपने ये पढ़ा है किससे इसका संबंध था। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। किसानों की ऋणग्रस्तता से संबंधित था दक्कन दंगा आयोग। ठीक है, तो यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा जा रहा है कि 1875 में दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था। तो देखिए इस पे भी चर्चा हो चुकी है। तात्कालिक कारण क्या था, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर लगाना। ठीक है, डिटेल बात हो चुकी है, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ब्रिटिश अफीम नीति के परिणाम के तहत अगर हम किसान संघर्ष की बात करें तो वो था क्या, फुलागुरी धेवा। ये किससे संबंधित है, 1861 से। तो ध्यान रखिएगा ये जो फुलागुरी धेवा है ये असम से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आइए इसको डिटेल में देखिए। ध्यान रखिएगा असम के फुलागुरी धेवा में 1861 में किसानों का विद्रोह ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था।
ठीक, तो ये बात स्पष्ट हो गई कि जो ब्रिटिश अफीम नीति थी उसके परिणाम स्वरूप जो किसानों का संघर्ष हुआ वो कहाँ पर, असम के फुलागुरी धेवा में 1861 में। ठीक है, यहाँ के किसान ब्रिटिश कर व्यवस्था से पहले से ही पीड़ित थे। फिर सरकार ने अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि ये अच्छा कदम था, लेकिन वहां की जनता अफीम के ही व्यवसाय और उसके उत्पादन से ही अपना जीविकोपार्जन धनोपार्जन करती थी। अब अगर उस पर प्रतिबंध लगेगा तो निश्चित रूप से रिएक्शन होगा, और वही रिएक्शन हुआ 1861 में असम के फुलागुरी धेवा में किसानों के विद्रोह के द्वारा। ठीक है, ये पूरी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था। तो ध्यान रखिएगा, भारतवर्ष का अगर सबसे पहला किसान आंदोलन की बात करें तो इस प्रश्न के आंसर के लिए आपको जो भी विकल्प में आंदोलन दिए गए हैं उसको जरूर ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जो आंदोलन दिए हैं उनमें से ही सबसे पहला जो हो वही आपका आंसर होगा। अब जैसे पहला लिखा है चंपारण सत्याग्रह। आप सभी को पता है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध कब से है, 1917 से। ठीक है, दूसरा दिया है बारदोली। बारदोली का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा बारदोली का संबंध 1928 से है। कब से, 1928 से। अगर हम बात करें बेगू की, तो देखिए बेगू कहाँ पर है, मेवाड़ में, और ये बेगू में जो ये आंदोलन हुआ ये 1921 से 24 तक है। ये 1921 से 24 तक। ठीक, और जो बिजौलिया आंदोलन है, बिजौलिया आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये भी मेवाड़ के ही क्षेत्र में हुआ था 1913 में। बिजौलिया कब हुआ था, 1913 में। ठीक है, तो ये आपने जितने भी आंदोलन थे ये सभी देख लिया आपने। ये 1913 से शुरू हुआ था, लगभग 41 तक हुआ था बिजौलिया, ये भी राजस्थान के मेवाड़ में। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें कौन सा हुआ था, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर जो आंदोलन हुआ था वो कौन सा हुआ था, तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, 1913 में बिजौलिया आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा, बिजौलिया आंदोलन 1913। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए बिजौलिया आंदोलन के संदर्भ में क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात मैंने आपसे कहा था किसी भी आंदोलन के संदर्भ में तीन बातें आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है। सबसे पहले उन तीन बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाएंगे, उसके बाद इस पर डिटेल चर्चा होगी। बिजौलिया आंदोलन के संदर्भ में आपको एक बात ध्यान में रखना है कि इसका जो ड्यूरेशन है वो 1913 से लेकर 1941 तक है। इसका प्रभावित क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में जो बिजौलिया जगह है वहां पे। ठीक है, दूसरी बात, अगर ये पूछा जाए कि बिजौलिया आंदोलन में मुख्य रूप से शामिल कौन कौन से नेता हैं, तो इसमें आपको दो नाम ध्यान में रखना है। एक नाम ध्यान में रखना है साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास। ठीक है, और एक नाम और आपको ध्यान में रखना है, वो नाम कौन सा है, विजय सिंह पाठक। ठीक है, विजय सिंह पाठक। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है। ध्यान रखिएगा ये जो विजय सिंह पाठक नाम मैं आपसे बता रहा हूं, इनका एक नाम भूप सिंह भी है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, ये बातें आपको ध्यान में रखनी। अब आ जाइए इसको जरा देखते हैं, बिजौलिया आंदोलन। तो ये मैंने आपको भूमिका बता दी कि बिजौलिया आंदोलन राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में 1913 में किसानों के द्वारा लगान न देने का ये आंदोलन था। मैंने आपसे ये भी बता दिया साधु सीताराम दास को आप ध्यान में रखेंगे, और ये जो साधु सीताराम दास आप नाम ध्यान में रख रहे हैं ये प्रारंभ में इसके नेतृत्व करते थे। क्लियर है, इसके अलावा फतहलाल चारण का नाम और ब्रह्मदेव, ये तीन नाम ऐसे हैं जो बिजौलिया आंदोलन के प्रारंभकर्ता थे। यानी प्रारंभ में जो इसका नेतृत्व किया वो साधु सीताराम दास, फतहलाल चारण और ब्रह्मदेव। इसमें जो प्रमुख रूप से नाम ध्यान में रखना है वो ध्यान रखना है भूप सिंह का। ठीक है, भूप सिंह इस आंदोलन में बाद में भाग लेते हैं। भूप सिंह का एक नाम विजय सिंह पाठक भी था। ठीक है, इन्होंने नाम बदलकर बाद में इसमें इसी आंदोलन में सहभाग किया था, तो इसलिए भूप सिंह लिखा है, या इनका एक नाम और विजय सिंह पाठक। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसमें एक नाम नारायण बटले का भी आता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 1917 में जो बिहार में चंपारण हुआ था, ये गांधी जी के नेतृत्व में प्रथम किसान सत्याग्रह था। ठीक है, आगे के चैप्टरों में चंपारण को डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो गई। इसमें तीन बातें आपको जो ध्यान में रखना है, चंपारण में महात्मा गांधी इसमें थे 1917 में, और ये बिहार से संबंधित है। ठीक है, मेवाड़ रियासत के बेगू में 1921 से 24 के बीच में राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में कृषकों ने जो विद्रोह किया था, इसी को आप बेगू आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बेगू आंदोलन मेवाड़ में राजस्थान 1921 से 24, और किसके नेतृत्व में, राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में। और बात रही बारदोली सत्याग्रह की, तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में, ये बात स्पष्ट हो गई। याद रखिएगा ये जो बारदोली है ये सूरत जिले में एक बारदोली तालुका है। इसमें किसानों ने लगान न देने के लिए ये आंदोलन चलाया, जिसको बारदोली आंदोलन कहते हैं। इसका संबंध वल्लभ भाई पटेल से। इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल की जो पुत्री थी जिसका नाम मणिबेन पटेल था, इन्होंने किस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, तो याद रखेंगे बारदोली आंदोलन 1928। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है।
तो बारदोली आंदोलन में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह की जहां तक बात है, इसमें एक बात और मैं इंक्लूड कराना चाह रहा था कि इसको तीन पद्धति भी कहते हैं। तीन पद्धति का मतलब होता है कि 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, इससे संदर्भित एक विरोध हुआ था जो कि चंपारण सत्याग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिजौलिया आंदोलन किससे संबंधित था, तो अब आप आसानी से आंसर कर लेंगे, किस क्षेत्र से, राजस्थान से, तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी, तो ध्यान रखिएगा, जो बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन थी, इनकी मांग थी कि जमींदारों की जो हिस्सेदारी आधी है उसको कम कर कर 1/3 कर दी जाए। ठीक है, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ए विकल्प आंसर होगा। आइए तेभागा आंदोलन के बारे में जरा जो प्रमुख बातें आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखनी है उसको देखते हैं। सबसे पहली बात आपको यह ध्यान में रखना है कि तेभागा आंदोलन 1946 से 1950 तक था। तेभागा एक किसान आंदोलन था। इसका जो प्रभाव क्षेत्र था वो बंगाल में सबसे ज्यादा था, इसके अलावा त्रिपुरा में भी इसका तेभागा आंदोलन का प्रभाव दिखता है। सबसे पहली बात तो यह है कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो तेभागा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता में दो नाम प्रमुख रूप से याद रखने हैं, एक है कंपाराम सिंह और दूसरा है भुवन सिंह। तीसरी महत्वपूर्ण बात की ये जो तेभागा आंदोलन है ये क्यों हो रहा था, तो अभी चर्चा हुई कि जो बटाईदार थे इनकी ये मांग थी कि उपज का 3 भागा यानी 1/3 भाग ये जमींदारों को दिया जाए और जो 2/3 भाग है ये बटाईदार अपने पास रखें। क्लियर है, याद रखिएगा, इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि तेभागा आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था और जिसका नेतृत्व कंपाराम सिंह और भुवन सिंह कर रहे थे। याद रखिएगा, अयोध्या सिंह के शब्दों में तेभागा आंदोलन ने हिंदू, मुस्लिम और आदिवासी किसानों की संग्रामी एकता कायम की और अंततः 1950 में कांग्रेस सरकार ने वर्गाधार विधेयक पारित करके आंदोलनकारियों की मांगों की पूर्ति की। क्लियर है, तो ये सारी बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो तेभागा आंदोलन है ये 1946 से 50 तक कंपारान और भुवन सिंह के नेतृत्व में बंगाल और कुछ इसका असर त्रिपुरा में भी देखने को मिलता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि तेभागा आंदोलन सन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ। ठीक है, पूछ रहा है कि किसके नेतृत्व में ये आंदोलन आरंभ हुआ, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, किसान सभा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में, तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है, तो देखिए यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो पहला चुआर विद्रोह दिया है इसके बारे में बात हो चुकी है। जो चुआर विद्रोह है मुख्य रूप से मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में और बांकुड़ा के इलाकों में। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें जगन्नाथ और दुर्जन सिंह का नाम आपने पढ़ा था। आपने ये भी पढ़ा था कि जो चुआर विद्रोह है ये 1768 से 72 तक के बीच में हुआ और चुआर विद्रोह को ही भूमि विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, यानी ये पहला तो बिल्कुल सुमेलित नहीं है। अगला कह रहा है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच में और ये बंगाल में हुआ था। ठीक है, तो ये भी सुमेलित नहीं है। अगला कह रहा है कि पारला खे मुंडी विद्रोह, क्या नाम है, पारला खे मुंडी विद्रोह, और ये कहां पर, उड़ीसा में, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो याद रखेंगे यहां पर पारला खे मुंडी विद्रोह उड़ीसा। अगला दिया है रंपा विद्रोह कर्नाटक, ये गलत होगा क्योंकि आपको पता है कि जो रंपाओं का विद्रोह था ये आंध्र प्रदेश में हुआ था और एक नाम आपने पढ़ा था अल्लूरी सीताराम राजू का। क्लियर, और आपको पता है कि जो रंपाओं का विद्रोह था ये 1879 यानी 1879 से 1924 तक हुआ था, तो ये क्षेत्र क्या था, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो ये भी गलत है, तो यहाँ सही जवाब क्या होगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। याद रखेंगे पारला खेमुंडी विद्रोह ये उड़ीसा से संबंधित है, सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर जितने भी विद्रोह थे, अगर मान लीजिए पारला खेमुंडी विद्रोह आपको नहीं भी पता था तो ए, बी और डी इसमें जो विद्रोह दिए गए ये सभी आप पढ़ चुके हैं। क्लियर है, तो आप आसानी से इसको एलिमिनेट कर लेंगे। देखिए चुआर विद्रोह के संदर्भ में यहाँ पर दिया है कि 1768 से 72 के बीच में जगन्नाथ में मेदिनीपुर में पश्चिम बंगाल में ये हुआ था। ये जगन्नाथ और दुर्जन सिंह के द्वारा, और कहां पर, मेदिनीपुर बंगाल में। ठीक है, सन्यासी विद्रोह बंगाल में, अभी चर्चा मैंने कर दी। ठीक है, 1763 से 1800 के बीच में, और पारला खेमुंडी विद्रोह उड़ीसा राज्य में हुआ था और रंपा विद्रोह कहां पर, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, संथाल विद्रोह की बात करें तो ये 1855 से 56 के बीच में हुआ, सिद्धू और कान्हू इसके नेतृत्व करते थे। क्लियर है, पावना विद्रोह के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा कि ये 1873 में बंगाल में जमींदारों के विरुद्ध हुआ था और इसके नेता ईशान राय और सबूपाल थे। किसानों को राहत देने के लिए जो दक्कन कृषि राहत अधिनियम आया वो 1879 में 1879 में आया, और याद रखिएगा 1900 में पंजाब में भूमि विक्रय कानून पारित हुआ था। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि यहाँ पर कुछ विद्रोह है जिनका आपको कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। अब देखिए, अभी इसके कुछ ऐसे तथ्य हैं जो ऊपर अभी वर्णित थे,
जैसे संथाल विद्रोह, ये तो आप कई बार पढ़ चुके हैं। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में, ठीक है। पंजाब में भूमि विक्रय वाली बात, तो अभी आपने देखा था कि पंजाब में जो भूमि विक्रय था वो कानून 1900 से संबंधित था, ठीक है। और दक्कन कृषि राहत कानून, तो ये भी आप कई बार पढ़ चुके हैं कि दक्कन कृषि राहत जो अधिनियम था वो कब तक था, 1879 यानी 1879 में। अगला दिया पावना विद्रोह। पावना विद्रोह के संदर्भ में भी कई बार बात हो चुकी है कि पावना विद्रोह का संबंध कब से है, तो याद रखेंगे पावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच में, 1873 से 76 के बीच में, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो अब आप इसका कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन सी घटना आ जाएगी, तो यहाँ पर सबसे पहले पहला आ जाएगा 1855 में, ठीक है। उसके बाद 1873 आ जाएगा, यानी चौथा आ जाएगा, यानी एक के बाद 4 आ जाएगा, उसके बाद 3 आएगा, फिर 2 आ जाएगा, यानी यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला करा 1875 के पश्चात लोकप्रिय आंदोलन कौन से हुए, 1875 के बाद। अब देखिए इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, सॉरी 1875 नहीं 1857 है, ठीक है। 1857 के बाद कौन से आंदोलन लोकप्रिय हुए, तो देखिए यहाँ पर संथाल, तो संथाल आप जानते हैं 1855 से 56, ठीक है। 1855 से 56, तो देखिए 1857 के बाद पूछ रहा है, यानी एक तो आपका आंसर नहीं होगा, ठीक। अब जिस विकल्प में एक हो उसको क्रॉस कर दीजिए, यानी ए सी ई तो क्रॉस हो गया, डी भी क्रॉस हो गया। अगर आप इसी तरह से एलिमिनेट कर लेंगे तो आगे पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर कुछ और जो दिए गए उनको भी जरा देख लीजिए। अगला दिया है नील क्रांति, ठीक है। तो नील क्रांति का संदर्भ कब से है, तो याद रखिएगा नील क्रांति 1859, ठीक है। नील क्रांति 1859 से 60 में, ठीक है। तो ये बात स्पष्ट होगी 1859 से 60 में, ठीक है। तो ये 1857 के बाद हो गया। उसके बाद कृषक दक्कन कृषक दंगे की बात करें तो दक्कन कृषक दंगा ये 1875 में, ये भी आप पढ़ चुके हैं। अगला है बिरसा मुंडा विद्रोह, ये भी आप जानते हैं कि बिरसा मुंडा विद्रोह का संबंध कब से कब तक है, 1895 से 1900 तक, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2, 3, 4 इसमें जो भी क्रांति और आंदोलन है वो 1857 के बाद के हैं, ठीक है। तो बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे 1857 के बाद में नील क्रांति 1859 से 60, और नील क्रांति में कौन शामिल था, नेतृत्व करता, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दक्कन कृषक दंगे की बात करें तो 1875 में, और इसमें प्रमुख नाम आता है जस्टिस रनाडे का, ठीक है। पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ अहमदनगर में भी ये प्रभावित था। बिरसा मुंडा की बात करें तो 1895 से 1900 के बीच में बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था, ठीक है, रांची झारखंड में। और संथाल विद्रोह 1855 से हुआ था, तो ये 1855 से 56 ये भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों के बीच में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, और ये 1857 के पूर्व में हुआ था, ठीक। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत में विभिन्न भागों में जो विद्रोह हुए। अब इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि कौन से यहाँ पर विद्रोह 1857 के पहले हुए थे, ठीक है, उसका कूट आपको बताना है। सबसे पहले लिख रहा है कि बंगाल का सिपाही विद्रोह, मैंने आपसे बताया है कि बंगाल का सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1764 में। कब हुआ था, 1764 में। कच्छ का विद्रोह अगर बात करें तो देखिए कच्छ का विद्रोह कब हुआ था, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा कि कच्छ का जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1816 से 32 के बीच में, ठीक है। 1816 से 32 के बीच में, 1816 से 32 के बीच में, ठीक। बेल्लौर में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, तो बेल्लौर का सिपाही विद्रोह ये 1806 में हुआ था, 1806 में, ठीक। संथालों का विद्रोह ये तो कई बार चर्चा हो गई, 1855 से 56 के बीच में। और जो कोल विद्रोह था इसके बारे में भी चर्चा हुई है। कोल विद्रोह कब हुआ था, तो आपको पता है कि कोल विद्रोह, जिसको लड़का विद्रोह भी कहते हैं, 1831 से 48 के बीच में, ठीक है। तो सबका ड्यूरेशन आपने देख लिया, अब आप कालानुक्रम अपने आप व्यवस्थित कर लेंगे, क्लियर है। और कोल विद्रोह को 1831 से 32 में ध्यान में रखना है, लेकिन ये छिटपुट तरीके से 48 तक चला था। ये दोनों बातें आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो बस आपको सारे विद्रोह का ईयर ध्यान में रखना, ठीक है। तो 1857 के पूर्व की अगर हम बात करें तो इसमें बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 में, बेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में, कच्छ का विद्रोह 1816 से 32 के बीच में, कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच में, और संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि 1764 में बक्सर के युद्ध के समय हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ रही सेना के कुछ सिपाही विद्रोह कर मीर कासिम से जाकर मिल गए थे, क्लियर। और 1806 में जो बिल्लौर में हुआ उसमें कुछ भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों द्वारा अपने धार्मिक सामाजिक हस्तक्षेप के कारण विद्रोह करके मैसूर के राजा का झंडा फहराया था, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। और संथाल विद्रोह ये 1855-56 में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में, ठीक है। और कोल विद्रोह के संदर्भ में आप जानते हैं 1831 से 32 में मध्य रांची
सिंहभूमि, हजारीबाग के क्षेत्र में, ठीक है। और कोल विद्रोह की बात करें तो ये कोल जनजाति का जो विद्रोह था ये कब हुआ था? 1831 से 32 के बीच में, ठीक है। और ये ब्रिटिश नीति के विरोध में रांची, सिंहभूमि और हजारीबाग क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है और पूर्व में डिटेल में चर्चा भी हुई है, ठीक है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपको यहाँ पर सूची को सुमेलित करना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह के संदर्भ में भी कई बार चर्चा हो चुकी है कि रंपा विद्रोह 1879 से लेकर 80 के बीच में रंपा विद्रोह हुआ था, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था यानी 1879 से ये प्रारंभ हुआ था, तो 1879 से इसमें आप क्या करेंगे, ए को किससे सुमेलित कर देंगे? ए को सुमेलित करेंगे दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये बात स्पष्ट हो गई। अगर हम बात कर लें पावना किसान विद्रोह की, तो आपको पता है ये 1873 से 76, यानी बी को आप चौथे के साथ। बंगाल में जो नील किसान विद्रोह हुआ था ये आपको पता है 1859 से 60 के बीच में, ठीक है। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास यानी सी को आप पहले के साथ। और जयंतिया विद्रोह की अगर हम बात करें तो जयंतिया विद्रोह के संदर्भ में आपको पता है कि ये 1860 से 63, यानी डी का तीसरा। तो कूट क्या बन रहा है? 2 4 1 3, और 2 4 1 3 के आधार पर यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आरओ के री एग्जाम 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। और देखिए इसमें ऐसा कोई भी विद्रोह या आंदोलन नहीं है जो आपने न पढ़ा हो अभी तक, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जैसे रंपा विद्रोह है, अब रंपा विद्रोह पे चर्चा कई बार हो चुकी है कि ये 1879 से 80 के बीच में रंपा विद्रोह हुआ था। और ये जो रंपा विद्रोह था कहाँ पर हुआ था, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है। अभी सुमेलित करने के लिए भी आपसे पूछा गया था कि रंपा विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है कि रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। और किसने इसमें पार्टिसिपेट किया था? मुख्य रूप से अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। पावना किसान आंदोलन के संदर्भ में अभी मैंने आपसे चर्चा कर दी कि 1873 से 76 के बीच में ईशान राय, केशव चंद्र राय और शंभूपाल का नाम याद रखेंगे। बंगाल में जो नील विद्रोह हुआ था 1859 से 60, इसमें दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। और जयंतिया जो विद्रोह हुआ था, ये जयंतिया विद्रोह का संबंध किसे है? 1860 से लेकर 63 के बीच में जयंतिया विद्रोह हुआ था। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। यहां से प्रश्न सीधे परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में भी आपको सूची को ही सुमेलित करना है। यहाँ पर आंदोलन और वर्ष दिए गए हैं। सबसे पहले लिखा है पावना विद्रोह, तो ये तो कई बार हो चुका। पावना किसान विद्रोह 1873 से लेकर 76, यानी ए को आप दूसरे से। एका आंदोलन, ये भी आप जानते हैं कि एका आंदोलन कहाँ से संदर्भित है? ये उत्तर प्रदेश में अवध के क्षेत्र में। इसमें आप मदारी पासी और सहदेव का नाम याद रखते हैं। ये 1921 से 22 के बीच में, 1921 से 22 के बीच में, यानी बी को आप तीसरे के साथ। संथाल विद्रोह की बात करें तो 1855 से 56 के बीच में, यानी सी को पहले के साथ। और ताना भगत के बारे में अगर हम बात करें तो ताना भगत के बारे में आप क्या करेंगे? ये 1914 से संदर्भित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कूट क्या बन रहा है आपका? तो कूट बन रहा है 2 3 1 4, ठीक है। तो 2 3 1 4 के आधार पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो पावना के संदर्भ में आप जानते हैं 1873 से 76 के बीच में हुआ। इस विद्रोह का कारण जमींदारों द्वारा लगाई गई लगान वृद्धि उसमें कर देना, यानी लगान में वृद्धि करना। और इस विद्रोह का सहयोग किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था और रमेश दत्त ने भी किया था। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। एका आंदोलन की रही बात, एका आंदोलन के संदर्भ में मैंने अभी आपसे कहा कि ये 1921 से 22 में अवध के किसानों ने इसको चलाया था। इसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? मदारी पासी, ठीक है। मदारी पासी के साथ साथ इसमें एक नाम और आप याद रखिएगा एका आंदोलन में, वो थे सहदेव, ठीक है। और आंदोलन का कारण क्या था? अत्यधिक लगान और गैर कानूनी रूप से किसानों से खेत को छीनना। संथाल विद्रोह की बात करें तो इसमें आप जानते हैं 1855 से 56 में आदिवासियों के द्वारा सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में किया गया था। और आप ये भी जानते हैं कि भागलपुर से लेकर राजमहल की जो पहाड़ियां हैं, इनका जो क्षेत्र है इसके लिए एक नाम है जो है दामन ए कोह, ठीक है। और अगर हम बात कर लें ताना भगत आंदोलन की, तो याद रखिएगा ताना भगत आंदोलन बिहार में 1914 में हुआ था। और इसके आंदोलन के प्रवर्तक कर्ता कौन थे? जतरा आंदोलन। कौन थे? जतरा आंदोलन। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगले प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित किया है, ठीक है। तो ये बहुत पॉपुलर प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। सन्यासी विद्रोह, ठीक है। सन्यासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित किया है। किसको? सन्यासी विद्रोह को, ठीक है। और सन्यासी विद्रोह का संबंध 1763 से 1800 तक, ठीक है। 1763 से 1800 तक है, ठीक है। और एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो सन्यासी विद्रोह था इसमें एक नारा लगा था, ओम वंदे मातरम, ठीक है। ओम वंदे मातरम का नारा इसी सन्यासी विद्रोह में लगा था। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। अब जरा इसके बैकग्राउंड को देखिए। बंगाल में 1770 में भीषण अकाल पड़ा। तीर्थ स्थानों पर जाने और आने पर लगे प्रतिबंधों से सन्यासी लोग नाराज थे।
और सन्यासियों की अन्याय के विरुद्ध लड़ने की परंपरा थी। उन्होंने जनता के साथ मिलकर कंपनी की कोठियों और कोषों पर आक्रमण कर दिया। इस विद्रोह को वॉरेन हेस्टिंग एक लंबे अभियान के पश्चात दबा पाया। किसने दबाया? वॉरेन हेस्टिंग ने। याद रखिएगा, ये जो सन्यासी विद्रोह है इसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में लिखे अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। याद रखिएगा, ये जो सन्यासी या फकीर विद्रोह है इसका नेतृत्व किसने किया था? तो मजनू शाह फकीर एवं पंडित भवानी चरण पाठक ने। ठीक है, तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात कर लें शैवपंथी नागा सन्यासी, तो शैवपंथी जो नागा सन्यासी थे इन्होंने सशस्त्र दल का गठन भी किया और एक लंबे अभियान के बाद इस विद्रोह को दबा दिया। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि सन्यासी और फकीर जो अशांति विद्रोह था इसके बारे में कथनों की सत्यता की जांच करनी। आइए जरा कथन देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला कथन लिखा है कि गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल और बिहार में निरंतर सन्यासी और फकीर अशांतियों का सामना किया। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, आप ये भी जानते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग ने इसको अंतोगत्या दबा भी दिया था। अगला करा कि अनेक शैवपंथी नागा सन्यासियों ने सशस्त्र दल का गठन किया। ये भी बात सही है, अभी आप पढ़ चुके हैं। मजनू शाह ने 1771 में बंगाल की ओर से दलों का नेतृत्व किया, उसका प्रमुख नेता था। तो ये भी बात सही है। आपने देखा था कि सन्यासी फकीर विद्रोह का नेतृत्व मजनू शाह फकीर और पंडित भवानी चरण पाठक ने किया था। क्लियर? तो ये बात भी सही है। और आपको ये भी पता है कि इसमें कई लोगों के द्वारा समय समय पर पार्टिसिपेट किया गया। इसमें आप द्विज नारायण और केना सरकार का नाम भी ध्यान में रखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं ये सभी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, यानी तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों के द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? तो देखिए, सन्यासी विद्रोह को ख्याति किसने प्रदान की? अपने लेखों के द्वारा। तो यहाँ पर आपका सीधा जवाब क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, आनंद मठ। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि वासुदेव बलवंत फड़के को इतिहास में क्यों जाना जाता है? तो देखिए, वासुदेव बलवंत फड़के की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि इन्होंने 1870 के दशक में अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि जो वासुदेव बलवंत फड़के हैं इनका संबंध महाराष्ट्र से है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। 1870 के दशक में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखिए, यहाँ पर वासुदेव बलवंत फड़के के बारे में एक बात सबसे महत्वपूर्ण जो आपको ध्यान में रखनी है कि इनका ड्यूरेशन 1845 से लेकर 1883 तक। और याद रखिएगा कि अगर हम बात करें कि वासुदेव बलवंत फड़के को किन बातों ने आंदोलन के लिए प्रेरित किया, तो इसमें ध्यान में रखिएगा महादेव गोविंद रनाडे का धन बहिर्गमन का जो सिद्धांत था उस पर जो व्याख्यान था उसने प्रेरित किया। क्लियर है? दूसरा, 1876 से 77 में पश्चिमी भारत दक्कन में पड़ने वाले भयंकर अकाल और हिंदू पुनर्जागरण। ठीक है, इन सभी कारणों के कारण ये आंदोलन के लिए प्रेरित हुए थे। एक बात और याद रखिएगा कि फड़के ने महाराष्ट्र और रामोसी के ग्रामीण किसानों के सहयोग से रामोसी कृषक जत्था 1879 यानी 1879 में बनाया था। क्लियर है? तो ये बात भी स्पष्ट हो गई कि फड़के ने किसका गठन किया था? रामोसी कृषक जत्था का। ठीक है, और कहां पर? तो महाराष्ट्र तथा रामोसी के ग्रामीण किसानों के सहयोग से 1879 में। सरकारी संस्थाओं में डाका डालकर धन एकत्र किया, संचार व्यवस्था को तहस नहस करना अपना लक्ष्य बनाया। इन्होंने हिंदू राज्य की स्थापना का नारा भी दिया था। और याद रखिएगा कि इन्हें भारतीय सशस्त्र विद्रोह का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान में रखेंगे। और 1870 के दशक में एक सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया। ये सारी बात किसके बारे में हो रही है? वासुदेव बलवंत फड़के के बारे में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो ये बात अब स्पष्ट हो गई कि रामोसी कृषक जत्था किसने? वासुदेव बलवंत फड़के, यानी यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वासुदेव बलवंत फड़के पर पड़ने वाले प्रमुख प्रभाव थे? तो देखिए, अगर हम वासुदेव बलवंत फड़के पर पड़ने वाले प्रमुख प्रभावों की बात कर लें तो इसमें अभी चर्चा भी हुई है। सबसे पहले लिखा है कि 1876 से 77 के बीच में दक्कन में दुर्भिक्ष का जो अनुभव है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये प्रभाव पड़ा। अगला करा हिंदू पुनर्जागरण, ये भी सही है, चर्चा भी हुई है। अगला करा कि पूंजी अपवाह यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत, ये भी सही है। अगला करा है फूले का सुधारवादी विचार। ठीक है, तो ये इस पर इसका प्रभाव इनके ऊपर नहीं था। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 1, 2 और 3 ये सही है। ठीक है, तो यहां पर आपका ए विकल्प सही हो जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जयपाल सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, आपको देखना है जयपाल सिंह के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है।
सबसे पहले लिखा है कि वे संविधान सभा के सदस्य थे। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि जयपाल सिंह जो थे ये संविधान सभा में बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, यानी वे शामिल थे। अगला करा कि उन्होंने आदिवासी महासभा की स्थापना की थी, ये भी बात सही है। याद रखिएगा जयपाल सिंह ने आदिवासी महासभा की स्थापना की थी। अगला करा है कि वे पहली भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान थे, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अगला करा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए एक अलग राज्य के अभियान चलाया था, ये स्टेटमेंट गलत है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, झारखंड के लिए अलग राज्य का दर्जा देने के उद्देश्य से इन्होंने झारखंड पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? डी। ठीक है, तो यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि आयोग ने इसका आंसर ए माना था। ठीक है, जबकि अगर आप देखेंगे तो जयपाल सिंह मुंडा जो थे ये संविधान सभा में तत्कालीन बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और ये भी बात ध्यान रखिएगा कि जयपाल सिंह ने आदिवासी महासभा ये 1938 में संस्थापक अध्यक्ष थे। ठीक है, आदिवासी महासभा के 1938 में संस्थापक सदस्य भी थे। जयपाल सिंह मुंडा जो थे ये पहली राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान भी थे और जयपाल सिंह ने झारखंड को अलग राज्य दिलाने के लिए बनाने के लिए झारखंड पार्टी की स्थापना भी की थी। और ये झारखंड से संबंधित ये प्रश्न है जो कि एनडीए में आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 1806 में बेल्लौर में जो सैन्य विद्रोह हुआ उसके निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए और जो यहाँ पर कारक आपके सही है उनको आप क्या करिए, उनका कोड बनाइए। सबसे पहला कारक देखिए, लिखा है कि सिपाहियों को अपने जातिगत चिन्हों के व्यवहार की मनाही हो गई थी। ठीक है, तो ये पहली बात बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी जो 1806 का बेल्लौर में जो सैन्य विद्रोह हुआ उसके प्रमुख कारणों में से एक कारण यह था कि सिपाहियों को अपने जातिगत चिन्हों के व्यवहार की मनाही हो गई थी, ये बात सही है। अगला कारण है कि पगड़ी पहनने के लिए बाध्य किया जाता था, सिपाहियों को नई पगड़ी पहनने के लिए बाध्य किया जाता था, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगला कारण है कि सिपाहियों को अपने धर्म के रूप में ईसाई धर्म को अंगीकार करने के लिए बाध्य किया जाता था, ये नहीं। ठीक है, यानी पहला और दूसरा तो सही है। अगला कारण है कि टीपू के परिवार के सदस्य सिपाहियों को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काते थे, तो ये भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला और दूसरा ये दो प्रमुख कारक थे 1806 के बेल्लौर के सैन्य विद्रोह के, जो यहाँ पर सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जरा इसको डिटेल में देख लीजिए। बेल्लौर का ये जो 1806 का विद्रोह था, याद रखिएगा सामान्य तौर पर अंग्रेजों ने कभी भी भारतीयों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन सैन्य क्षेत्र में समानता प्रदान करने के लिए उन्होंने भारतीय स्वामी भक्त सैनिकों को तिलक लगाने, अपनी परंपरागत पगड़ी पहनने से रोका। सैनिकों ने अपने स्वाभिमान, सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज की रक्षा के लिए 1806 में बेल्लौर में विद्रोह कर दिया और इसी क्रम में 1824 में बैरकपुर के सैनिकों ने समुद्र पारी यात्रा यानी वर्मा यात्रा करने के विरोध में विद्रोह किया और इस विद्रोह की परिणति 1857 की क्रांति में पूरी हो गई। इसका कारण क्या था? इसका भी कारण वहां पर धार्मिक ही बना था। ठीक है, तो ये चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से मना करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला पूछ रहा है कि बेल्लौर विद्रोह का वर्ष क्या था, तो ये बात क्लियर हो गई 1806 में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहां से किया था। तो ध्यान रखिएगा बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन का नेतृत्व किया वो केरल में किया। ए विकल्प आपका आंसर हो जाए। क्लियर है, तो ये बात स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखनी है कि बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध केरल में नेतृत्व किया था। अब ये प्रश्न उठता है कि बेलू थम्पी कौन था और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व क्यों करना पड़ा। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा बेलेजली के समय में। याद रखिएगा 1805 में बेलेजली ने केरल के त्रावणकोर के महाराजा को सहायक संधि के लिए विवश किया, लेकिन महाराजा इसको अस्वीकार कर रहे थे। अंतोगत्वा अंग्रेजों ने शासक को अपदस्थ किया। इसी कारण से राजा के दीवान बेलू थम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उनका समर्थन किया। याद रखिएगा इस विद्रोह के संघर्ष के दौरान बेलू थम्पी घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। क्लियर, तो ये पूरी बात आप ध्यान में रखेंगे बेलू थम्पी के संबंध में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित विद्रोहों में से कौन सा एक ऐसा विद्रोह है जो 1816 में आरंभ हुआ और 1832 तक चला। तो ध्यान रखिएगा इसके संदर्भ में भी आपने पढ़ा है, ये कच्छ का विद्रोह था जो 1816 में आरंभ हुआ और 1832 तक चला। सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि कच्छ के राजा थे उस समय भारमल द्वितीय, इनको हराकर उसका शासन अंग्रेजों ने उसके अल्पवयस्क पुत्र को दे दिया और अंग्रेज रेजिडेंट के अधीन एक संरक्षक परिषद बना दी। ठीक है, और याद रखिएगा 1816 में इसी के कारण विद्रोह हुआ और इसे 1831 में दबा दिया गया और बाद में कंपनी को अनुरंजन की नीति अपनानी पड़ी। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे कच्छ विद्रोह के संदर्भ में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ध्यान रखिएगा ये जो कल्लार
लोग थे, इनको जब इनका जो विद्रोह का संबंध था वो मदुरै से था। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, मदुरै। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद जो नवीन ब्रिटिश प्रशासकीय व्यवस्था थी, इसके विरोध में कई जगह विद्रोह हो रहे थे। इसी क्रम में दक्षिण भारत की जो मदुरै है, उसमें कल्लारों का एक विद्रोह होता है। उड़ीसा में आप देखेंगे कि पाइकों का विद्रोह हुआ, और साथ ही साथ संथाल परगना में हो आदिवासियों का विद्रोह हुआ। इसके अलावा मिदनापुर और रंगपुर जिले में भी कई विद्रोह इस नवीन ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के विरोध में किए गए। क्लियर, तो ये बात स्पष्ट हो गई कि जो कल्लार लोगों का विद्रोह था वो मदुरै से संबंधित था। पाइकों का भी विद्रोह पूछा जाता है तो आप बताएंगे उड़ीसा से संदर्भित। क्लियर, अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन का प्रारंभ किया था। देखिए, कूका आंदोलन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार यह प्रश्न पूछा भी गया। अब जरा इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखिए कि कूका आंदोलन किस रूप में और कहां से किसके द्वारा प्रारंभ हुआ। इसका प्रारंभ होता है 1840 में भगत जवाहर मल के द्वारा। आपको मैंने पूर्व में बताया कि भगत जवाहर मल को सेन साहब के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा, भगत जवाहर मल अर्थात सेन साहब। बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कूका आंदोलन का संबंध कहां से है, तो याद रखिएगा इसका संबंध पश्चिमी पंजाब से है। ठीक है, पश्चिमी पंजाब से इसका संबंध है। और जो कूका आंदोलन प्रारंभ हुआ था, इसका मूल उद्देश्य क्या था कि सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करना। लेकिन बाद में यह आंदोलन राजनीतिक आंदोलन के रूप में तब्दील हुआ, और इसका उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों को बाहर निकालना। क्लियर, तो यह बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखेंगे। मैंने अभी आपसे कहा कि इस आंदोलन यानी कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में भगत जवाहर मल ने की थी, और इनको सेन साहब के नाम से जाना जाता है। और किस जगह पर, पश्चिमी पंजाब में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। क्लियर, याद रखिएगा भगत जवाहर मल अर्थात सेन साहब के जो शिष्य थे उनका नाम था बालक सिंह। ठीक है, इन बालक सिंह ने अपने अनुयायियों के साथ एक दल गठित किया और हजारी में अपना मुख्यालय बनाया था। क्लियर, ये बात ध्यान में रखेंगे, ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत एक है, हजारी या हजारा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। और एक बात और याद रखिएगा कि बालक सिंह के शिष्य थे राम सिंह। ठीक है, बालक सिंह के शिष्य कौन थे, राम सिंह, जिन्हें गुरु गोविंद सिंह का अवतार भी माना जाता था। और इन राम सिंह के नेतृत्व में कूका आंदोलन विद्रोह का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, और अगर आप राम सिंह के संदर्भ में बात करेंगे तो ये 1869 में 1869 में फिरोजपुर में राम सिंह के नेतृत्व में पहला कूका विद्रोह होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको कूका विद्रोह के संदर्भ में ध्यान में रखनी है। यानी ये प्रारंभ होता है, आंदोलन प्रारंभ होता है 1840 से भगत जवाहर मल अर्थात सेन साहब के द्वारा पश्चिमी पंजाब में। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। तो यहाँ पर देखिए विकल्प में जो नाम दिए गए हैं, इसमें जो सबसे सही नाम जो कूका आंदोलन से कोरिलेट हो रहा है वो है राम सिंह का, तो सी विकल्प आपका आंसर हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कूका आंदोलन की नींव कहां पड़ी। तो अभी आपने देखा था पश्चिमी पंजाब में 1840 में भगत जवाहर मल उर्फ सेन साहब के नेतृत्व में। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। आरओ 2017 के प्रीलिम्स में यह प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह के संदर्भ में है। अब आपसे यहाँ पर गडकरी विद्रोह के संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा कोल्हापुर। ठीक है, गडकरी विद्रोह का केंद्र कहां था, कोल्हापुर। बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 1844 के पश्चात कोल्हापुर राज्य में प्रशासनिक पुनर्गठन होने के कारण लोगों में बहुत असंतोष हो गया, और गडकरी जो थे ये वंशानुगत सैनिक जाति के थे। ये मराठों के दुर्गों में सैनिकों के रूप में काम करते थे, उनकी छटनी कर दी गई। क्लियर है, और जब बेकारी का प्रश्न उनके सामने आया तो उन्होंने गडकरियों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, और याद रखिएगा समनगढ़ और भूदरगढ़ के दुर्ग को जीत भी लिया। क्लियर, तो ये बात स्पष्ट हो गई कि जो गडकरी विद्रोह का केंद्र कहां था, कोल्हापुर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए अंग्रेजों के विरुद्ध जो बनारस विद्रोह था इसका नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा, राजा चेत सिंह के द्वारा। ठीक है, ये आरओ 2021 के प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा गया था। याद रखिएगा अंग्रेजों के विरुद्ध जो बनारस विद्रोह है इसका ड्यूरेशन 1780 से 81 है। इसका नेतृत्व राजा चेत सिंह के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग ने 1778 में राजा चेत सिंह से 5 लाख रुपए युद्ध कर के रूप में मांगा, और चेत सिंह ने मांगी गई रकम को नहीं दिया। ठीक है, अब जब रकम नहीं मिली तो विवाद स्वाभाविक रूप से होना था, तो वॉरेन हेस्टिंग ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, और यही कारण था कि चेत सिंह के सैनिकों ने इस दुर्व्यवहार को देखते हुए विद्रोह कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा हेस्टिंग ने इस विद्रोह को सरलता से दबा दिया और चेत सिंह के भतीजे महीप नारायण को राजा बना दिया, जिन्हें 40 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देना इन्होंने स्वीकार भी कर लिया। क्लियर, यानी जो आपसी मतभेद है अंग्रेज इसका हमेशा फायदा उठाकर
आगे बढ़ते रहे। अगला देखिए पूछ रहा है कि पागलपंथी विद्रोह का एक विद्रोह था किसका, मतलब पागलपंथी जो विद्रोह था ये किससे संदर्भित होगा। तो याद रखिएगा जो पागलपंथी विद्रोह था ये गारो से संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पागलपंथी विद्रोह जो है ये करम शाह के द्वारा चलाया गया एक अर्ध धार्मिक प्रकृति का विद्रोह था। किसके द्वारा? करम शाह के द्वारा। ये जो पागलपंथी विद्रोह था ये सत्य, समानता और भाईचारे के सिद्धांत का समर्थक था। करम शाह के पुत्र और उत्तराधिकारी टीपू मीर ये धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा किए गए अत्याचारों के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया था और 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया और वहां का एक स्वतंत्र शासक बन गया। उसने प्रशासनिक समस्या के लिए एक न्यायाधीश और जिलाधिकारी नियुक्त किए। याद रखिएगा विद्रोहियों ने गारो की पहाड़ियां तक उपद्रव किया और यह क्षेत्र लगभग 1850 तक उपद्रवग्रस्त रहा, ठीक है। इसीलिए आप कह रहे हैं कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः विद्रोह था किसका? गारों का, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर सूची को सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ घटनाएं हैं और उनसे संदर्भित ईयर है, उनको आपको सुमेलित करना है। सबसे पहला क्या दिया है? सबसे पहला दिया है बैरकपुर विद्रोह। बैरकपुर विद्रोह का संबंध कब से है? तो याद रखेंगे बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824। तो यहाँ पर एक को आप दूसरे से सुमेलित कर दीजिएगा। अगर पूछा जाए बहरामपुर विद्रोह, तो बहरामपुर विद्रोह का संबंध कब से है? तो ये फरवरी 1857 में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये बी सुमेलित हो जाएगा चौथे के साथ, ठीक है, फरवरी 1857। अगला पूछ रहा है संथाल, तो ये आप जानते हैं 1855 से 56 यानी सी को तीसरे से। और बिल्लोर ये भी अभी आपने पढ़ा है 1806 में, जुलाई 1806 यानी डी को आप पहले के साथ। तो कूट क्या बन रहा है? 2 4 3 1 और 2 4 3 1 के आधार पर यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये ध्यान में रखेंगे, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824, बहरामपुर विद्रोह फरवरी 1857, संथाल विद्रोह 1855 से 56 और बिल्लोर विद्रोह जुलाई 1806। जितने महत्वपूर्ण यहाँ पर विद्रोह थे ये सभी आपने यहाँ पर देखे, ठीक है। अब जो अगला चैप्टर है वो है 1887 का विद्रोह। 87 नहीं, यहाँ पर 57 होगा, ठीक है। 1857 का विद्रोह होगा, ठीक है। 1857 का विद्रोह, ठीक है। 1857 के विद्रोह से संदर्भित जो भी प्रश्न है वो अगले चैप्टर में यहाँ से कवर होगा। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।